हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी की केमिस्ट्री की क्लास में। मेरा नाम है स्वाति एंड आप सभी लोगों से मिलकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। दोबारा मिल रहे हैं हम लोग। सो हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज स्वाति राठी एंड क्लास चल रही है कि नहीं चल रही है? जल्दी से मुझे जवाब देकर बताइएगा। क्लास काहे नहीं चल रही है? हमारी चल रही है। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, अच्छे हैं। जस्ट इन केस यू आर इंटरेस्टेड कि मैम आप कैसी हैं, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोगों की तरह एब्सोल्यूट लोनर हूँ, है रात को 10 बजे क्लास लगा रही हूँ। ना मेरे पास है कोई बात करने के लिए, ना आपके पास है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही मेरे स्टूडेंट्स को पढ़ा दूं। सो हाय रिया, सूर्यांश, कीर्ति, स्वॉर्ड गेम बेटा, स्वॉर्ड की हाँ स्पेलिंग सही है, ओके। सूर्यांश एंड अ वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाय एके गेमिंग। जल्दी से आ जाएंगे हमारे सारे बच्चे, फटाफट से इकट्ठे हो जाएंगे। हाय शोएब, हाय बजरंग दल, हाय कीर्ति, सुखमन प्रीत, रुमी, अनीता, साक्षी, दिव्यांशु, लक्ष्य, मौर्य, इतने सारे नाम मैं नहीं ले सकती। इतने सुखमन प्रीत भी है, समरप्रीत, दिव्यांश भी, कीर्ति भी, जागृत भी, साक्षी। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? एंड थैंक यू। मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि 10 बालक भी आएंगे, पर तुम लोग आ गए हो, मेरे को बहुत ही ज्यादा हिम्मत मिल गई है। एनसीईआरटी करवाते हैं प्रशांत, चिंता मत करो, आज करवाएंगे। आज करवाएंगे तुमको एनसीईआरटी, घबराओ मत, आज कराएंगे। अच्छा चलो ठीक है, कल बहुत लोगों का केमिस्ट्री का प्री बोर्ड है, तो जल्दी से तैयारी शुरू करते हैं। देखिए ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, कमेंट्स आप लोगों के थोड़े कम पढ़ूंगी मैं, क्योंकि पढ़ाई मुझे ज्यादा करवानी है। 12 से 1 बजे तक ये क्लास चल सकती है। तो बेटा वेलकम, मेरा नाम है स्वाति राठी, मैं हूं आपकी केमिस्ट्री की एजुकेटर। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और उसके जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सारी की सारी चीजें मैं आपको आपके बोर्ड्स के लिए यहाँ पर तैयार करवाऊंगी। शायद आप लोगों के डाउट्स में क्लियर ना कर सकूं, शायद आप लोगों मतलब डाउट्स क्लियर मतलब शायद मैं आप लोगों के कमेंट्स पूरा टाइम ना पढ़ सकूं, पर प्लीज पूरी पूरी क्लास में आप मेरा साथ दीजिएगा और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपका भी साथ दूंगी। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग देखिए, हम एनसीईआरटी के सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने इसमें बीच में इंक्लूड करे हैं। पूरे पेशेंस के साथ, पूरी शांति के साथ क्लास अटेंड करेंगे, सब कुछ समझ में आएगा। जहां कहीं पर भी मुझे लगेगा कि ये मुश्किल टॉपिक है, मैं खुद से रुकूंगी, मैं खुद से आप लोगों से पूछूंगी कि भाई मुझे बता दो क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, हाँ जी आभा, बिल्कुल डिटेल में होगा, पूरी पूरी कोशिश करी जाएगी कि इतनी डिटेल में हो कि आपको आपके बोर्ड में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए। बिना ज्यादा देरी के हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में, कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है। बहुत से बच्चे इस पर्टिकुलर टॉपिक को इग्नोर कर देते हैं, परंतु इसके ऊपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। एनसीईआरटी बहुत ज्यादा नेसेसरी है। एनसीईआरटी नेसेसरी, सिर्फ पीवाईक्यू से कुछ नहीं होगा, एनसीईआरटी वेरी वेरी नेसेसरी है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी होती है क्या। प्राइमरी वैलेंसी होती है किसी भी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, जिनको पता है वेरी गुड, जिनको नहीं पता है और भी ज्यादा बढ़िया है, मेरे से सीखने का मौका मिल जाएगा। सबसे पहली चीज इसके बारे में आपको याद रखना है कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो उस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, हम उसे उसकी प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं। कृपया करके सारे बच्चे इसको अपने साथ साथ लिखते रहेंगे। सेकेंड चीज, जो ये हमारी प्राइमरी वैलेंसी होती है, ये अनायंस के कारण होती है। आप इसे नोट डाउन कीजिएगा, जैसे ही मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी आपको सारा सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, पहले आप मेरी सुन लीजिए, फिर मैं आपकी हेल्प करूंगी। इट इज ड्यू टू अनायंस, ये होती है अनायंस के कारण। पहले बस लिखना है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है कि क्या होता है, समझा क्यों नहीं रही है। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाऊंगी, एग्जाम्पल्स के थ्रू ही सारा सब कुछ समझ में आएगा। ये हमारी आयोनाइजेबल वैलेंसी होती है। आयोनाइजेबल वैलेंसी मतलब जो आयोनाइज हो सकती है। कैसे पता चलेगा? एग्जाम्पल्स के माध्यम से सीखेंगे। ये हमारी नॉन डायरेक्शनल होती है और ज्योमेट्री में किसी भी हिसाब से कंट्रीब्यूट नहीं करती है। तो आप लिख दीजिए इसको कि दिस इज नॉन डायरेक्शनल एंड डज नॉट कंट्रीब्यूट इन ज्योमेट्री। लिख लिया है तो फटाफट से थम्स अप दे दीजिएगा, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करवाती हूँ। अच्छा, सेकेंडरी वैलेंसी पर आऊंगी, फिर क्वेश्चंस करवाऊंगी। ठीक है, चलिए, वेरी गुड, क्यों हो सीखते हैं इस चीज को। डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट इन जियोमेट्री। लिख लिया है तो फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। स्क्रीनशॉट नहीं लेगा कोई भी, कॉपी पेन से लिखना है इसको। ठीक है, बिल्कुल सेट, मैं आपके साथ बिल्कुल अग्री करती हूँ। पर यहाँ पर आए हो, अपना समय लगाकर सिर्फ यही तो बोलने नहीं आए होगे, पढ़ाई लिखाई करने आए होगे, तो बेटा पढ़ाई लिखाई भी कर लो, मैडम को और ज्यादा खुशी होगी।
चले आगे, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है। तो जल्दी से हम यहाँ पर लिखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, वो भी आप लोगों को सारा सब कुछ आज की क्लास में सिखाया जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग लिखते हैं ये लिगेंड्स के कारण होती है। प्राइमरी वैलेंसी किसके कारण थी? अनायंस के कारण थी। दिस इज ड्यू टू लिगेंड्स। तो यहां पर लिख दीजिएगा प्लीज, ड्यू टू लिगेंड्स। नोट डाउन कर लिया है? तो फिर मैं आगे चलती हूं। अब ये जो हमारी सेकेंडरी वैलेंसी होती है ये नॉन आयोनाइजेबल होती है, बट ये ज्योमेट्री में कंट्रीब्यूट करेगी। जैसे हम लोग नहीं बोलते इसकी प्लेनर ज्योमेट्री है, इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, इसकी फलाना ज्योमेट्री है, ढिमकाना ज्योमेट्री, वो सेकेंडरी वैलेंसी के कारण हमें पता चलता है। ठीक है, चलिए। सो दिस इज नॉन आयोनाइजेबल। बेटा आप लोगों के ना बोर्ड में सवाल आ रखा है इस चीज के ऊपर कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। तो ना मजाक मजाक में ना उड़ा, उसको कुछ भी फालतू का करवाने के लिए तो मैं यहाँ बैठी ही नहीं हूँ, क्योंकि जितनी नींद तुम्हें आ रही ना उससे ज्यादा मेरे को आ रही। मैं 6 बजे से लगातार क्लासेस ले रही हूँ, गला दुख चुका है मेरा। मैं फिर भी यहाँ पर आई हूँ ताकि एक भी क्वेश्चन तुम्हारा छूट ना जाए, बाद में यूं हो कि स्वाति मैडम के बच्चों ने कितने बढ़िया बढ़िया नंबर लेकर आए हैं। तो यहाँ पर अगर इस चीज को लिख लिया है तो मुझे बताओ, फिर मैं बगल में साइड में क्वेश्चन लिख देती हूँ, इसको इरेज करूंगी मैं। जल्दी से इस चीज को लिख लिया है तो मुझे बताओ, यहाँ पर साइड में मैं क्वेश्चन टेपने वाली हूँ और अब आप मुझे बताएंगे कि इसकी प्राइमरी वैलेंसी क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है। 4 किताबें सामने खोलकर आप लोगों को यहाँ पे मैं आयोनाइजेबल का मतलब समझाया जाएगा। बजरंग दल बेटा शांत हो जाइए, पेशेंस रखेगा, पेशेंस रखेगा। सामने 4 किताबें खोलकर तुम्हारे लिए अलग अलग चीजें लेकर आई हूं मैं, फटाफट से बताइएगा। लिख लिया है सभी ने? अगर लिख लिया है तो मुझे बता दो, तो फिर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिखती हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर लिखिएगा, कोबाल्ट इथाइलिन डायमाइन थ्राइस Cl3। इसकी प्राइमरी वैलेंसी क्या है वो मुझे बताइएगा, और इसकी सेकेंडरी वैलेंसी क्या है वो आप मुझे बताइएगा। फटाफट से सारे बताइएगा। आपके हिसाब से इस पर्टिकुलर कंपाउंड की प्राइमरी वैलेंसी क्या है और इस कंपाउंड की सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, जल्दी से बताइए। प्राइमरी वैलेंसी किस हिसाब से पता लगाई जाती है? पीछे चलते हैं। प्राइमरी वैलेंसी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट से पता लगाई जाती है। इस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? क्या होगी इस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट? फटाफट से बताइएगा। स्वॉट गेम बोल रहे हैं 3n3 होगा, वेरी गुड। और किसको क्या क्या लगता है, जल्दी से बताओ। 3and3 होगी या क्या होगी? फिर उसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन दूं। सबको 3 लग रही है, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी देरी के, वेरी गुड। जो हमारा कोबाल्ट है बेटा उसकी यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, प्लस प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो ऑक्सीडेशन स्टेट से ही पता लगाई जाती है और वो +3 होगी। अच्छा, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी? सारे बच्चे बोल रहे हैं 3। शाबाश बेटा, ये कौन ध्यान रखेगा कि इथाइलिन डायमाइन एक डाइडेंटेट लिगेंड है, एक बाइडेंटेट लिगेंड है, यानी कि उसकी डेंटिसिटी 2 है। तो बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 हो जाएगा ना मेरे मूर्खों, बाहर 3 लिखा है तो 3। ये कौन देखेगा कि जो इथाइलिन डायमाइन है वो एक बाइडेंटेट लिगेंड है, और बाइडेंटेट लिगेंड होने की वजह से वो 3 नहीं 6 बॉन्ड्स फॉर्म करेगा, इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। है भाई, ये सब तो सोचना ही नहीं है, दिमाग थोड़ी ना लगाना, यहाँ पर तो हमें बैठकर लड़ाई लड़ुई करनी है। चलिए एक और क्वेश्चन देखें, नीचे लिखू फटाफट से, जगह कम है मेरे पास, मैं वो क्वेश्चन लिखती हूँ, तुम फटाफट से मुझे उसका आंसर बताना, ठीक है। चलिए, तो मेरे पास है यहाँ पर क्रोमियम, क्रोमियम के साथ है ब्रैकेट में NH3 और बाहर है Cl3। इसकी प्राइमरी वैलेंसी क्या है वो बताइए, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है वो बताइए, जल्दी से फिर मैं आगे प्रोसीड करती हूँ और एक बहुत ही बड़ा सा बढ़िया सा क्वेश्चन लिखती हूँ, जल्दी से बताइएगा। हाँ तो मनीष उसको इग्नोर करना बेटा, वो तो बोलेगा ही, उसको रात को टेंशन चाहिए, समय आ गया उसका टेंशन लेने का, बोलने दो उसको, चुप रहो आप, पढ़ाई पे ध्यान दो, आप पढ़ाई पे ध्यान दो सारे के सारे। +3 3n6 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 3n6, इज एवरीबडी श्योर? यस मैम। यहाँ पर जो क्रोमियम है मैम उसकी वैलेंसी +3 होगी, प्लस प्लस हमें लिखना नहीं है, मुझे केवल 3 लिखना है। एंड सिंस यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है मैम, इसकी सेकेंडरी वैलेंसी 6 होगी। चलो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखा दो, डरोगे तो नहीं? सिड प्लीज शांत हो जा मेरे बच्चे, प्लीज लड़ाई मत करो प्लीज। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखा दो, घबराओगे नहीं तो। चलो ठीक है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते, जल्दी से ये क्वेश्चन देखो।
इसमें तुम्हें कुछ भी नहीं करना, इसमें IUPAC नेम को भी छोड़ दो, मुझे बस ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखकर बताओ। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये है 2022 का, 2022 का ही है ये, हाँ 2022 का है। When a coordination compound NiCl2.6H2O is mixed with AgNO3, 2 mole of AgCl are precipitated per mole of the compound। पहले स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताओ, फिर सेकेंडरी वैलेंसी बताओ, जल्दी से बताइएगा, फटाफट से बताइएगा। तो मनीष आप इग्नोर करो, सिर्फ आप भी इग्नोर करो और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे हो सकता है इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैं तो हूं यहां पर समझाने के लिए। मैं 10 तक गिनूंगी, ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। अल्ताफ बेटा इसका फॉर्मूला आप मुझे बताइए, इसका फॉर्मूला क्या होगा। अल्ताफ ने लिखा है 2,6, पर आप मुझे एक बारी फॉर्मूला बताइए। IUPAC नेम पूछा है बेटा बजरंग दल, ध्यान से देखो। मैम Cl को कोऑर्डिनेशन नंबर में काउंट नहीं करेंगे। नहीं आ रहा है, कोई नहीं, सेट इट्स ओके, आपकी पहली क्लास है तो और अच्छे से बिहेव करो, ठीक है। अब देखो जल्दी से सुनो, मुझे ये क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि यार तुम्हारे पास ना ये एक ऐसा कंपाउंड है, और जब इस कंपाउंड को तुमने AgNO3 के साथ मिक्स किया तो 2 मोल AgCl बना। अब थोड़ा सोचो, 2 मोल AgCl कैसे बना होगा। AgNO3 से तो Ag मिला होगा, और ये NiCl2 से Cl मिला होगा, यानी कि ये दोनों के दोनों Cl इस Ag के साथ मिलके AgCl बना रहे हैं। इतना समझ में आया? डिफिकल्ट है बेटा, तभी तो मैं लेके आई हूं ना, तभी तो मैं समझा रही हूं। 2 मोल AgCl बना, कैसे बना होगा ये AgCl? AgNO3 का Ag लगा होगा, NiCl2 का Cl लगा होगा। अग्री करते हो? अग्री करते हो? सब अग्री करते हैं, है ना, सारे के सारे अग्री करते हैं। तो बेटा अब जो ये Cl है ये कोऑर्डिनेशन स्फेयर के बाहर ही होगा, अंदर होता तो हमें नहीं मिलता, इसे कोऑर्डिनेशन स्फेयर के बाहर होना पड़ेगा तभी ये Ag के साथ जाएगा। बाहर होने का मतलब क्या है मैम, मैं समझाती हूँ। ये कुछ इस तरीके से होगा, NiH2O6 स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन Cl2, ये बाहर होगा तभी तो जब AgNO3 के साथ रिएक्शन होगा, तभी तो ये Ag और ये Cl आपस में मिलके AgCl बना पाएंगे। अब ये यहां पर इसका दूसरे फॉर्म में था, अब ये यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो प्रॉपर फॉर्म में है। अब मुझे इस फॉर्मूला में देखकर तुम बता सकते हो, देखो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो मैंने बना दिया, अब सेकेंडरी वैलेंसी देख के मुझे बता दो कितनी है। पता है हमें वाटर जो होता है वो न्यूट्रल होता है, इसलिए इसका कंट्रीब्यूशन 0 है। तो सेकेंडरी वैलेंसी मैडम हमारी हो जाएगी कितनी, सॉरी सेकेंडरी वैलेंसी तो 6 हो जाएगी, सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगी हमारी 6, और अगर मैं प्राइमरी वैलेंसी पूछूं तो वो हो जाएगी 2। अब आया समझ में? हाँ जी, काउंटर आयन की तरह होगा, 6 होगी जोबन बेटा, 6 होगी ना। जितने आपके लीगेंड्स होते हैं, मतलब जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, वो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है। आगे ये समझ में? चलो अब एक और क्वेश्चन देखती हूं मैं। हाँ ये वाला क्वेश्चन देखो, अब अगर पिछले वाला क्वेश्चन समझ में आया है तो ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आएगा। ये वाला क्वेश्चन देखो और मुझे बताओ कि कितने आयंस प्रोड्यूस होंगे। ये भी आप लोगों का 2020 का पेपर है, 2020 का है, 2019 के पेपर का है ये, ठीक है। नो सचिन, आई हैव नॉट कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन, दिस चैप्टर, आई विल बी डूइंग इट टुडे। जल्दी से बताइए कि आपके हिसाब से कितने आयंस प्रोड्यूस होंगे। सुभाष्मिता कह रही है 2, मेजॉरिटी बच्चे कह रहे हैं 2 आयंस प्रोड्यूस होंगे। बेटा इसमें आपके 3 आयंस प्रोड्यूस होंगे। कैसे? एक तो ये पूरा का पूरा अलग होगा, और Cl तो आपके 2 है ना बच्चे यहाँ पर, तो 2 Cl आएंगे और एक ये पूरा का पूरा आएगा, तो टोटल आपके 3 आयंस आएंगे। आगे समझ में? चलो अब यहाँ पर एक और लास्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ इस टॉपिक का, ताकि मुझे शांति मिल जाए कि आप लोगों को ये आता है या नहीं आता है। आपकी एनसीईआरटी में इससे मिलते जुलता क्वेश्चन है, तो संभावना है कि आपके एग्जाम में आ सके, ठीक है। PdCl2.4NH3 ये कंपाउंड था, ठीक है। इसका मैंने रिएक्शन करवाया 4AgNO3 के साथ, ठीक है। मुझे बदले में मिला 2AgCl,
सिमिलर सा है। अब आप बताइए मुझे कि इसकी प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी, या मुझे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ही बता दीजिए। सचिन डोंट वरी, डू नॉट बी अफ्रेड, स्वाति मैम इज है। आप इसका मुझे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताइए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो है, मुझे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जानना है, जल्दी से मुझे बताइए। अब वापस से दिमाग लगाओ कि यार 2 मोल AgCl बन रहा है, तो जाहिर सी बात है ये AgCl अपना बाहर होगा। हाँ जी नीट एस्पिरेंट, मैंने आपका मैसेज देख लिया, मैं करा दूंगी। तो बात तुसी केड़ा चैप्टर करवाओगे? यार मैं प्रोबेबली सोच रही हूँ वन शॉट्स ही डालूंगी, सो प्रोबेबली सोल्यूशंस करवाऊंगी शायद, हाँ सोल्यूशंस करवाऊंगी। PdNH3 होल 4 Cl2, वेरी गुड, वेरी गुड। स्ट्रक्चरल फॉर्म में क्या होगा कि मैम PD होगा, साथ में NH3 होगा, होल 4 होगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाना भूलना मत, और ये Cl2 बाहर आ जाएगा। आ गया आप समझ में सभी को? क्लियर है? किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं है? एज लॉन्ग एज इट कम्स टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। एक लास्ट क्वेश्चन करना है या हम आगे बढ़े? आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, इट इज टोटली अपॉन यू पीपल जिनको चाहिए। अच्छा मुझे इस कंपाउंड की प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी बताओ, इस कंपाउंड की प्राइमरी वैलेंसी बता दो और सेकेंडरी वैलेंसी बता दो, हम आगे चल लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच नीट एस्पिरेंट्स, बिल्कुल आप मेरे पे डिपेंड हो सकते हैं। मुझे इस वाले कंपाउंड की प्राइमरी वैलेंसी बता दो, सेकेंडरी वैलेंसी बता दो। विवेक फटाफट से दे दिया एक और क्वेश्चन आपको, जल्दी से बताइएगा। प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी? ध्यान से देखना सुभस्मिता, 4 होगी कि 3 होगी? ध्यान से देखो। इसकी प्राइमरी वैलेंसी बेटा 3 होगी। बताऊं कैसे? इसको मान के चल लो x, NH3 न्यूट्रल है, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है 0, ये Cl बेटा -1 है, इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू +3 हो जाएगा ना, तो प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल टू +3 हो जाएगी। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी आपकी? व्हाट इज गोइंग टू बी योर सेकेंडरी वैलेंसी? सेकेंडरी वैलेंसी 6 होगी स्वॉर्ड गेम, 5 तो ये अमोनिया हो गया, एक Cl भी तो आपका लीगेंड ही है ना, Cl भी तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा, Cl भी तो कंट्रीब्यूट करेगा कोऑर्डिनेशन नंबर में, तो सेकेंडरी वैलेंसी आपकी 6 हो गई है। ठीक है, हाँ, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस Cl ऑल्सो, ऐसे हवा में कुछ भी नहीं चलेगा। सो अभी आप लोगों का प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी का टॉपिक खत्म हुआ है। बेशक मन करे तो एनसीईआरटी में टिक मार लेना पेन पेंसिल से कि यार ये टॉपिक अब हमें नहीं पढ़ना है। वी नो प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर होता है, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर किस तरीके से पता चलता है? सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हुए हैं उससे हमें पता चलता है। ठीक है, लीगेंड्स मत गिनने लग जाना, डायरेक्टली कोऑर्डिनेशन नंबर गिनने लग जाना है। Cl एग्जैक्टली क्यों हो? जो Cl है वो कोऑर्डिनेशन स्फेयर के अंदर है, यानी कि वो एक लीगेंड की तरह एक्ट कर रहा है, इसीलिए हमने उसको इंक्लूड किया है। अंडरस्टूड? शाबाश, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, सारे यही क्वेश्चंस करते रहेंगे तो पढ़ेंगे कब हम लोग? आगे भी तो मूव करना है हमें। अगला टॉपिक देखते हैं। अब हम लोगों को समझना है डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में डिफरेंस, ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, तो मैं एक बारी जल्दी जल्दी से बस आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्रीवियस क्लासेस में समझा दिया था। जैसे मान के चलिए कि ये आपका यहाँ पर सॉल्ट प्रेजेंट है K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइज्ड और 24H2O। अब बेटा जब इस सॉल्ट को मैं पानी में डालूंगी तो हर एक चीज अपने आयंस में टूट जाएगा। जैसे K2SO4 टूट जाएगा K प्लस में और SO4-2 में, Al2SO4 होल थ्राइज टूट जाएगा Al+3 एंड SO4-2 में। हर एक चीज अलग अलग आयंस में टूट रही है। ठीक है, सिमिलरली अब तो देखो पानी में जाते ही चीजें टूट रही है, उसी तरीके से आपका जो मोहर सॉल्ट है वो भी टूट रहा है। सारी चीजें टूट रही हैं अपने रिस्पेक्टिव आयंस में पानी में जाते ही, ऐसे उनको हम कहते हैं। हाँ जी, EG और T2G भी करेंगे आज, वो आपके CFT में आएगा, वो भी करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे प्लीज। तो वो सारा आएगा आपके डबल सॉल्ट में। ठीक है, अब डबल सॉल्ट का क्या कैरेक्टरिस्टिक, और पता है मैं ये सारी बेसिक चीजें क्यों करवा रही हूँ? क्योंकि ना तुम्हारे बोर्ड में क्वेश्चन आ रखा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी, डिफरेंशिएट बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन बाइडेंटेट यूनिडेंटेट, डिफरेंशिएट बिटवीन बाइडेंटेट एम्बीडेंटेट, व्हाई चिलेटिंग लिगेंड्स आर बेटर देन एम्बीडेंटेट लिगेंड्स।
तो हमें लगता है कि CFT VBT में से ही तो सवाल आएंगे, तो डायरेक्टली टीचर CFT VBT क्यों नहीं करवा रही है? उसके अलावा भी क्वेश्चंस बनते हैं और मुझे नहीं चाहिए कि तुम लोग उनमें मार खाओ। बेटा जो H2O है वो पानी पानी में ही मिल जाएगा, ठीक है। नीट एस्पिरेंट्स बेटा एनसीईआरटी के ही टॉपिक है, एनसीईआरटी ही साथ लेके चल रही हूँ मेरे बच्चे, एनसीईआरटी ही साथ लेके चल रही हूँ। एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट बट लूज आइडेंटिटी इन एक्वस मीडियम, टेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट आयन कैन बी गिवन। इनको प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। देखो यार, अब तुम नोट डाउन नहीं करोगे और फिर ये पेपर में आए तो उसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब मैं बात करती हूँ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या करता है, वो सॉलिड एंड एक्वस मीडियम दोनों में एग्जिस्ट करता है। अब जैसे ये तुम्हारा एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं क्योंकि वो पानी में अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते हैं। डू नॉट गिव दी टेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट आयन। कॉन्स्टिट्यूएंट आयन मतलब जितने आयन प्रेजेंट है उतने का ही टेस्ट होगा। ऐसा नहीं होगा ना कि जो K4FeCN6 है वो पोटेशियम का भी टेस्ट देगा, आयरन का भी टेस्ट देगा, साइनाइड का भी टेस्ट देगा। जब आयरन और साइनाइड अलग हुए ही नहीं तो उनका टेस्ट क्यों देगा, क्यों ही देगा उनका टेस्ट, ठीक है। आगे समझ में रही है बेटा? मेरे यहाँ से कौन वीडियो एकदम क्लियर है, प्लीज आप एक बारी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। सो ये समझ में आ गया। अब जो ये बाहर की तरफ होते हैं उनको हम सिंपल आयन या फिर काउंटर आयन कहते हैं। एंड अब हम आगे चलते हैं। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहे हैं। एनसीईआरटी में एक सबसे पहला टॉपिक है सब इंपॉर्टेंट टर्म्स करके, उसमें सबसे पहला है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है? इस पूरी की पूरी चीज को हम आपकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। अब आपकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी में क्या क्या चीजें प्रेजेंट रहती है? कोऑर्डिनेशन एंटिटी में इधर की तरफ कटायन प्रेजेंट रहता है, पीछे की तरफ अनायन प्रेजेंट रहता है। जो अंदर वाली चीज होती है उसको हम कोऑर्डिनेशन स्फेयर कहते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फेयर में सेंट्रल मेटल होता है एंड सेंट्रल मेटल के साथ साथ लिगेंड प्रेजेंट रहता है। एंड n इज द नंबर विच कैन बी एनीथिंग, कि एनी नंबर ऑफ लिगेंड्स कुड बी प्रेजेंट। उसके बाद फिर हम आते हैं कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी में अलग अलग तरीके के कॉम्प्लेक्सेस हो सकते हैं, जो है आपके कटायनिक कॉम्प्लेक्सेस, अनायनिक कॉम्प्लेक्सेस एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। कटायनिक कॉम्प्लेक्सेस मतलब जब कोऑर्डिनेशन स्फेयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, अनायनिक कॉम्प्लेक्सेस जब नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस जब किसी भी प्रकार का चार्ज प्रेजेंट नहीं रहता है। टॉपिक याद रख लो जो जो समझ में नहीं आ रहा है। सेंट्रल एटम और आयन क्या होता है? सेंट्रल एटम एंड आयन का हमें पता है। मेरे पीछे अगर कुछ छुप रहा है तो मैं नोट डाउन करना है तो कर लो। 10 सेकंड का समय दे रही हूँ, फिर सेंट्रल एटम और आयन के बारे में बताती हूँ, फिर उसके बाद अभी तक जो पढ़ाया है उसके बारे में मैं डाउट्स पूछूंगी। फटाफट से टिप लो, 10 सेकंड का समय है। चलिए टेप लिया सबने? आई डोंट थिंक सो किसी को कोई भी किसी तरीके का डाउट होगा। ओके, बहुत बढ़िया। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि जो ये हमारा सेंट्रल मेटल होता है ये किस तरीके का होता है। एंड अगर आपके दिलों को शांति नहीं मिल रही है तो मैं एनसीईआरटी की पीडीएफ खोल के एनसीईआरटी से भी पढ़ा दूंगी। एज लॉन्ग एज यू पीपल आर कंफर्टेबल, आई एम कंफर्टेबल डूइंग एनीथिंग। तो जो आपका सेंट्रल मेटल होता है बेटा, उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है और वो लुईस एसिड होता है। तो इस चीज को लिखेगा कि जो सेंट्रल एटम होता है उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और उसको हम लुईस एसिड बोलते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये सारी चीजें भी प्लीज साथ के साथ नोट डाउन कर लीजिएगा। बेटा बजरंग दल, बेटा पढ़ाई लिखाई कर लो प्लीज। पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो बेटा बजरंग बली भी साथ नहीं देंगे। लीगेंड के बारे में भी, चलो लीगेंड के बारे में आगे लिखवा लूंगी मैं आप लोगों को। हमारे पास ट्रिक होती है गायब होने की। लिख लिया है तो आगे चलते हैं। अरविंद बेटा कितनी बारी हेलो बोलोगे? सो जा अरविंद, जाके सो जा, सो जा, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं लीगेंड्स के बारे में कि भाई लीगेंड्स क्या होते हैं। लीगेंड्स इज बेसिकली द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड पर लीगेंड। दिस इज बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द कोऑर्डिनेशन नंबर। लीगेंड्स में वी आर टॉकिंग अबाउट द कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। लीगेंड्स वो होते हैं जो साथ में जुड़े हुए होते हैं। लीगेंड्स में आई एम टॉकिंग अबाउट द कोऑर्डिनेशन नंबर। जिन्होंने लिखा है शाबाश, जिन्होंने नहीं नोट डाउन कर रखा है नोट डाउन कर लीजिएगा।
मेरे आउट ऑफ 70 कितने मार्क्स आए थे यार, 8 कुछ था, 68 थे या 66 थे, ऐसे कुछ थे। प्रैक्टिकल में मेरी मैडम ने मेरे को 30 में से 28 नंबर ही दिलवाए थे, पसंद नहीं करती थी मेरी केमिस्ट्री की टीचर मेरे को। तो आई गेस हाँ 70 में से मेरे 66 थे एंड 28 थे। ठीक है, सो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड पर लिगेंड, कि भाई एक लिगेंड कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, या फिर एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहा है सेंट्रल मेटल के साथ। जो लिगेंड होता है बेटा आपका, उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर कहते हैं, और वो लुईस बेस होता है। यहाँ पर एक्सेप्टर था, ये सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, एंड ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। लिख लीजिएगा प्लीज इस चीज को। इसलिए जो लिगेंड होते हैं उन्हें हम लुईस बेस भी कहते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आप लोगों को अगर ये नहीं पढ़ना है, आई कैन डायरेक्टली गो टू CFT एंड VBT। जल्दी से मुझे बता दीजिए अगर आपको नहीं पढ़ना है ये, आई विल डायरेक्टली गो टू CFT एंड VBT, मैं वहां से पढ़ाना शुरू कर दूंगी। मोनोडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं, जिनकी डेंटिसिटी 1 होती है, जो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। अब इसका नेमोनिक आप लोगों को मैंने लिखवाया था, वेटर अमन प्रसाद हाय हेलो सीमू। ठीक है, प्लीज कोई भी अपने नाम के ऊपर इंसल्ट नहीं लेकर जाएगा, ये केवल एक नेमोनिक है जो आप लोगों की सहायता के लिए कराया जा रहा है। वेटर अमन प्रसाद हाय हेलो सीमू। वेटर से याद रखिएगा वाटर, अमन से याद रखिएगा अमोनिया, एंड सम नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, जैसे साइनाइड हो गया, थायोसाइनेट हो गया, नाइट्रो हो गया। प्रसाद से याद रखिएगा फॉस्फीन, हाई से हाइड्रोक्साइड, हेलो से हैलोजन, सीमू से कार्बोनिल। ठीक है, चलिए। नहीं जोबन प्लीज बेटा स्पैम मत कीजिए। नहीं मैं टॉपर नहीं थी एक्चुअली, केमिस्ट्री में शायद हो सकती हूँ पर मैं वैसे टॉपर नहीं थी, फिजिक्स ने मेरा काम खराब कर दिया था। प्लीज स्पैम मत करो अरविंद, प्लीज स्पैम मत करो। वेटर अमन प्रसाद हाय हेलो सीमू। आपने नोट डाउन कर ली है ये सारी की सारी चीजें, ये हमारे मोनोडेंटेट लिगेंड्स होते हैं। देखो मोनो, बाय, हेक्सा मतलब फ्लेक्सी, ये सारे अलग होते हैं। उसके बाद अनाइनिक लिगेंड्स, कटायनिक लिगेंड्स, न्यूट्रल लिगेंड्स, ये एक अलग चीज होती है। जैसे हाइड्रोक्साइड एक मोनोडेंटेट लिगेंड है, परंतु मोनोडेंटेट होने के साथ साथ ये एक नेगेटिव लिगेंड है। सिमिलरली वाटर हमारा एक मोनोडेंटेट लिगेंड है, परंतु मोनोडेंटेट लिगेंड होने के साथ साथ ये एक न्यूट्रल लिगेंड है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हम लोग बात करते हैं हमारे बाइडेंटेट लिगेंड्स के बारे में। तो आप बाइडेंटेट नोट डाउन कर लीजिएगा, जिन्होंने कर रखे हैं शाबाश, पढ़ लो इनको अच्छे से। ठीक है, अब उसका निमोनिक क्या है, ओ सिड जी कभी दोबारा आओ। मेरा एक फ्रेंड है सिड, जिसको मैं कह रही हूँ कि सिड चलो दोबारा मिलते हैं, तो बाइडेंटेट का है ओ सिड जी कभी दोबारा आओ। ओ से होगा ऑक्सलेटो, एस से होगा सल्फेट, ई से होगा इथाइलिन डाइअमाइन विच इज EN, डी से होगा DMG -1 वाला, बिकॉज DMG भी अलग तरीके के होते हैं हमारे, एंड जी होगा हमारा ग्लाइसिनेटो, कभी होगा कार्बोनेट, दोबारा इस डाइपाइरिडीन, या डाई बोलू या बाय बोलू एक ही बात है, आओ का होगा एसिटाइलिन एसिटोनेटो AC। ठीक है, हफ्शा पहले ये पढ़ लेते हैं। पी ब्लॉक CBSE के सिलेबस में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं पी ब्लॉक नहीं पढ़ा रही हूँ। नोट डाउन कर लिया, बट अगर स्टेट बोर्ड वाले बच्चों को पढ़ना है, एंड अगर है स्टेट बोर्ड वाले बच्चे यहाँ पर, तो मैं करा दूंगी, चिंता नहीं करनी है। कर लिया है सभी ने बाइडेंटेट लिगेंड्स को नोट डाउन? तो उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। बाइडेंटेट के बाद फिर हम लोग आते हैं हमारे एम्बीडेंटेट लिगेंड्स पर। एम्बीडेंटेट, अब देखो एम्बीडेंटेट लिगेंड के ऊपर एक सवाल आया था, मैं आप लोगों को दिखा भी दूंगी। एम्बीडेंटेट लिगेंड और चिलेटिंग लिगेंड में क्या, नहीं रुको मैं बताती हूँ, क्वेश्चन बताती हूँ, इतना आप इसको नोट डाउन करो। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मेरे अभी दिमाग से निकल रखा है। मैं अभी एक सेकंड देखती हूँ क्वेश्चन कौन सा था यार। आप लोग इतने इसको नोट डाउन कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं स्क्रीनशॉट लेकर आई थी। हाँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्बीडेंटेट लिगेंड एंड अ चिलेटिंग लिगेंड? ये आपके 2020 का क्वेश्चन था कि एक एम्बीडेंटेट लिगेंड और एक चिलेटिंग लिगेंड में क्या फर्क होता है। तो आप लोग एक बारी एम्बीडेंटेट पढ़ लिया है, तो एम्बीडेंटेट को देखिए एक बारी जरा। एम्बीडेंटेट लिगेंड्स क्या होता है,
जनरली जो हमारे एम्बीडेंटेट लिगेंड्स होते हैं वो मोनोडेंटेट होते हैं, यानी कि उनकी डेंटिसिटी 1 है, ठीक है। और एम्बीडेंटेट लिगेंड्स के साथ क्या होता है, वो एक समय पर सिर्फ एक ही तरफ से अटैक कर सकते हैं। जैसे देखो साइनो CN, ये एक एम्बीडेंटेट लिगेंड है, मतलब C की तरफ से भी बॉन्ड बन सकता है और N की तरफ से भी बॉन्ड बन सकता है, पर एक समय पर सिर्फ एक ही साइड से बॉन्ड बन सकता है। वेराज जो चिलेटिंग लिगेंड्स है वो क्या करते हैं, वो एक रिंग फॉर्म कर लेते हैं। एम्बीडेंटेट लिगेंड्स जो होते हैं वो रिंग फॉर्म नहीं कर सकते हैं। ये आगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में चीजें मैंने लिखवाई है, ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं NC, अगर N की तरफ से बॉन्ड बन रहा है तो उसको हम आइसोसाइनो कहते हैं। SCN, अगर S की तरफ से बॉन्ड बना रहा है वो सेंट्रल मेटल के साथ, उसको हम थायोसाइनेटो कहते हैं। अगर N की तरफ से बन रहा है उसको आइसोथायोसाइनेटो कहते हैं। NO2 में अगर N की तरफ से बॉन्ड बन रहा है उसको नाइट्राइटो N कहते हैं। देखिए इस तरीके से बॉन्ड बनेगा, आपका N जो है वो M के साथ बॉन्ड बना लेगा, और अगर O की तरफ से बॉन्ड बन रहा है तो उसको नाइट्राइटो O कहते हैं हम। हफ्शा बेटा, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना जिन्हें एम्बीडेंटेट लिगेंड्स और इन लिगेंड्स के बारे में भी पढ़ाना है। आई नो CFT VBT मेजोरिटी बच्चों को पढ़ना है, पर मैं उन बच्चों को इग्नोर नहीं कर सकती ना बेटा जिन्होंने शुरू से ही ये चैप्टर नहीं पढ़ा। वो तो यहाँ पर 1 शॉट के लिए ही बैठे हैं, ठीक है। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल आना नीट एस्पिरिन, बिल्कुल मिलेंगे आप सभी लोगों से। हो गया, तो एम्बीडेंटेट हो गया, मोनोडेंटेट हो गया, बाइडेंटेट हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं चिलेटिंग लिगेंड्स के बारे में। तो चिलेटिंग लिगेंड्स का सबको पता है कि वो क्या होते हैं, वो एक रिंग फॉर्म करते हैं, ठीक है। सो चिलेटिंग लिगेंड्स में हमारा इथाइलिन डायमाइन हो गया, ऑक्सलेटो हो गया, एसिटाइल एसिटोनेटो हो गया, हमारा ये सारी चीजें फिनिश हो गई है। अब ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने NCERT से भी लिए हैं और मैं खुद से भी लेकर आई हूं। चारों के चारों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन पर बने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ही आंसर्स उठा के मैंने ये पॉइंट्स बनाए हैं। अब देखिएगा, व्हेन डाई और पॉलीडेंटेट लिगेंड यूजेस 2 और मोर डोनर एटम्स, देखिएगा 2 या 2 से ज्यादा डोनर एटम जब साइमल्टेनियसली, मतलब जब एक साथ 2 या 2 से ज्यादा डोनर एटम यूज होते हैं, उसको हम एक चिलेट लिगेंड कहते हैं। चिलेट कॉम्प्लेक्सेस टेंड टू बी मोर स्टेबल देन सिमिलर कॉम्प्लेक्सेस कंटेनिंग यूनिडेंटेट लिगेंड्स। अब ये दोनों पॉइंट आप कब लिखेंगे, अगर आपसे एग्जाम में पूछा गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चिलेट एंड यूनिडेंटेट लिगेंड्स। इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। हाँ जी, मैं लास्ट स्लाइड लगा रही हूँ, 1 मिनट। डिफरेंस बिटवीन चिलेट एंड यूनिडेंटेट लिगेंड, क्योंकि ना आया है, सही में सवाल आया है। यूनिडेंटेट, मैंने तुम्हें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊंगी, कुछ भी एक्स्ट्रा, ना नीट का ना जेई का, कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगी आज की क्लास में, सिर्फ बोर्ड तक सीमित रखेंगे हम, ठीक है। तीसरा पॉइंट है लिगेंड विच कैन लाइगेट थ्रू 2 डिफरेंट एटम्स इज कॉल्ड एम्बीडेंटेट लिगेंड, whereas di or polydentate ligand uses its 2 or more donor atoms to bind a single metal ion. A chelating ligand forms a more stable complex. बेटा कहीं पर भी अगर चिलेशन हो रहा है, यानी कि कहीं पर भी अगर रिंग फॉर्मेशन हो रही है, तो हम कहते हैं कि वो वाला कॉम्प्लेक्स हमारा स्टेबल है। बाय बोलू मैम, बाइडेंटेट और एम्बीडेंटेट में क्या डिफरेंस है? बाइडेंटेट क्या है, क्यू यू, यार मैं डब्ल्यू बोलूंगी बस, कि बाइडेंटेट में क्या है, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक साथ बन रहे हैं, 2 बॉन्ड्स आर बीइंग फॉर्म्ड साइमल्टेनियसली। एम्बीडेंटेट में क्या है, वो 2 बना सकता है पर एक टाइम पर बस एक बना सकता है, ये फर्क है। हाँ हफ्शा पॉलीडेंटेट बताऊंगी, वो उसमें आएगा, फ्लेक्सीडेंटेट में आएगा, बताऊंगी वो मैं, पहले रुक जाओ एम स्ट्रैटेजी, रुक जाओ, पहले एक ये पढ़ते हैं। समझ में आ गया कि एम्बीडेंटेट और बाइडेंटेट में क्या फर्क है? बाइडेंटेट इज लाइक वो 2 बॉन्ड एक साथ बना रहा है। एम्बीडेंटेट क्या है, वो 2 बॉन्ड्स बना सकता है पर एक टाइम पर एक टाइम पर एक, ठीक है। अब जो चिलेट वर्ड होता है दैट मींस रिंग बन रही है, तो जो चिलेटिंग लिगेंड है वो रिंग फॉर्म करके स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने ये चीज सीखी है कि भाई जहां कहीं पर भी रिंग बनेगी वो एक स्टेबल चीज होगी। तो चिलेटिंग लिगेंड क्या करता है,
वो एक मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है एज कंपेयर्ड टू एन एम्बीडेंटेट लिगेंड. चिलेटिंग लिगेंड फॉर्म्स अ साइक्लिक कॉम्प्लेक्स व्हाइल एम्बीडेंटेट लिगेंड फॉर्म्स अ नॉन साइक्लिक कॉम्प्लेक्स. ये आंसर आप कब लिखेंगे? जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई चिलेटिंग एंड एम्बीडेंटेट में क्या फर्क है. ठीक है, एम्बीडेंटेट. एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैं पिछली स्लाइड लगा रही हूँ, बच्चों को कुछ दिक्कत आ रही थी तो मैं पिछली स्लाइड लगा देती हूँ. इतने मेरे को एक बारी फ्लेक्सीडेंटेट तुम लोगों को पढ़ाना है, मुझे बस ये देखना है कि फ्लेक्सीडेंटेट में. हाँ जी ध्रुव, बिल्कुल मिल जाएगी आपको पीडीएफ, बिल्कुल मिल जाएगी. लगाओ पिछली वाली स्लाइड चाहिए थी बच्चों को. ये देख लीजिए, ये हमारे चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं. आई होप आपने सारी चीजें लिख ली होंगी. अब मैं फ्लेक्सीडेंटेट, यार कहाँ लिखा था यार मेरा ना फ्लेक्सीडेंटेट. लाइक मैंने इतने सारे नोट्स लिख रखे, मेरे को खुद ही नहीं पता कि क्या ही करना, क्या ही करवाना है, क्या नहीं करवाना है तुम लोगों को. हाँ जी, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स मिल गए. फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड बोलूं या पॉलीडेंटेट लिगेंड बोलूं, एक ही बात होती है. फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स जो वेरिएबल डेंटिसिटी शो करते हैं, जिसमें आपका एग्जांपल आ जाता है EDTA-4 जो हमारा हेक्साडेंटेट होता है, EDTA-3 जो हमारा पेंटाडेंटेट होता है. ठीक है, करवाऊं आगे? हाँ जी, स्टेबिलिटी, किसकी स्टेबिलिटी बतानी है? फ्लेक्सीडेंटेट लिख लीजिए. जिस बच्चे को फ्लेक्सीडेंटेट समझना था बेटा, एक बारी यहां पर देख लो. जो आप बोल रहे हो ना कि मैम पॉलीडेंटेट समझा दो, ये वही है. ठीक है, उसी को ही हम लोग इसी चीज को ही हम लोग पॉलीडेंटेट बोल रहे हैं. तो आप चाहे EDTA-4 की बात करो तो फिर बच्चे ये आपका हेक्साडेंटेट हो जाएगा, यानी कि इसकी डेंटिसिटी 6 है. ठीक है, मैं आपको एक नेमोनिक भी बता दूंगी, इसको याद करने का पहले एक बारी लिख लो. उसके बाद फिर अगर मैं बात करूं EDTA-3 तो ये आपका पेंटाडेंटेट हो जाएगा. बेटा बाद में पूछ लेना, पहले मेरे को पढ़ाने दो यार प्लीज. मेरे को एक बार ये डेंटिसिटी खत्म करने दो, फिर अपने डाउट पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है. ये आपका पेंटाडेंटेट हो जाएगा. नेमोनिक मेरे को एक बार ढूंढना है. एक तो मैं लिखवाया था ना हाँ ईद पर, मेरे को बस वो नेमोनिक मिल जाए एक बारी. हाँ ईद पर नेमोनिक लिखवाया था, किस किस को याद है? हाँ ईद पर मिल गया. हाँ ईद पर नेमोनिक क्या है हमारा? हिंदी मेरी बहुत ही बेकार है, ईद की स्पेलिंग अगर मैं गलत लिख दूं तो प्लीज मुझे डू नॉट हेट मी फॉर दैट. आई होप ये सही है. हाँ ईद पर. हाँ ईद पर से मतलब हाँ माने हेक्साडेंटेट, ईद माने EDTA-4 और पर याद रहना चाहिए. हाँ ईद पर. ठीक है, IUPAC पढ़ा देंगे. हफ्शा हफ्शा आपको हेक्साडेंटेट पढ़ना था, वो पढ़ा दिया है मैंने आपको. अब हम लोग आगे चलते हैं. लीगेंड्स हमारे खत्म हो चुके हैं. अब हम लोग बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में. कोऑर्डिनेशन नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द सेंट्रल मेटल विद द लिगेंड और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स शेयर्ड. उसके बाद कोऑर्डिनेशन पेयर क्या होता है, ये सारी चीजें हमको आती है. ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन मिल जाती है अगर आपकी टेलीग्राम चैनल. यार एक काम कर लो, तुम लोगों को मैं अपना नंबर भी तो नहीं दे सकती, तुम लोग मेरे को स्पैम करने लग जाओगे. मैं वहां पर ना लिंक डाल दूंगी, मेरे उसका क्लासेस का लिंक डाल दिया करूंगी टेलीग्राम ग्रुप में. जॉन अकेडमी का टेलीग्राम ग्रुप है, उसी को ही ज्वाइन कर लो. ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सभी को? मैं एक बारी वापस से रिकैप करवाऊं या फिर आगे बढ़ने? तुरंत रिकैप करवाएं, क्विक से रिकैप करवा देते हैं क्योंकि ऑलरेडी 38 मिनट्स हो गए हैं हमें पढ़ते हुए. हाँ, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन क्या होता है? ये अलग अलग शेप्स को ही हम कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन बोल देते हैं, बस कि किस तरीके की अरेंजमेंट हो रही है कि इसको ही कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन बोलते हैं. सुमन आपको तो कतई ना, तो मैं तो और ज्यादा करोगे. ठीक है, एक बार क्विक रिकैप करते हैं. अभी तक कहीं पर भी फंसे हो तो मुझे बता देना. ठीक है, अभी डाउट सेशन शुरू हो जाएगा आप लोगों का, क्योंकि 40 मिनट हो गई है मुझे पढ़ाते हुए, डाउट नहीं रहना चाहिए. ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा प्राइमरी वैलेंसी के बारे में, मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट से पता चलती है. उसके बाद फिर हमने पढ़ा सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में, कोऑर्डिनेशन नंबर से पता चलती है. उसके बाद फिर हमने पढ़ा एक क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा बढ़िया सा क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चंस किए हमने.
फिर हमने पढ़ा कि डबल सॉल्ट क्या होता है, उसमें हर एक आयन आयनाइजेबल होता है, हर एक चीज का टेस्ट हमें मिलता है। फिर हमने पढ़ा कॉम्प्लेक्स आयन क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन हमने देख लिया है कि ये हमारा एग्जाम्पल होता है। उसके बाद फिर हमने देखा कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है। हाँ जी हफ्शा पढ़ा रही हूँ, बस 2 मिनट का वेट कीजिए। कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है, पूरी की चीज को कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। कोऑर्डिनेशन एंटिटी किस तरीके से रिप्रेजेंटेड रहती है, बाहर की तरफ जो होता है उसे कटायन कहते हैं, अनायन हमेशा पीछे की तरफ होगा, याद रखिएगा। कोऑर्डिनेशन स्फेयर क्या होता है, जो चीज आपकी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर है उसको हम कोऑर्डिनेशन स्फेयर कहते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फेयर में आपका सेंट्रल मेटल होगा, लीगेंड होगा, लीगेंड का नंबर कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा आपके टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। कटाइनिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, जिसके कोऑर्डिनेशन स्फेयर के बाहर प्लस का चार्ज है वो कटाइनिक कॉम्प्लेक्स हो गया। जिसके कोऑर्डिनेशन स्फेयर के बाहर माइनस का चार्ज है वो एनाइनिक कॉम्प्लेक्स हो गया। जिसके कोऑर्डिनेशन स्फेयर के बाहर कोई भी चार्ज नहीं है वो आपका न्यूट्रल हो गया। फिर मैंने आपको बताया कि बेटा सेंट्रल एटम या सेंट्रल आयन क्या होता है, वो हमेशा एक वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है, मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स के होते हैं उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। वेकेंट है उसका ऑर्बिटल तो उसे तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ही होगा। उसके बाद फिर उसे लुईस एसिड कहते हैं हम, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। फिर उसके बाद हमने बात करी कि लिगेंड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं वो, और वो लुईस बेस की तरह एक्ट करे। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, बेसिकली द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म्ड। उसके बाद फिर हमने बात करी मोनोडेंटेट लिगेंड्स के बारे में। वेटर अमन प्रसाद हाय हेलो सीमू, हमने देख लिया है क्या होता है ये। उसके बाद फिर हमने बात करी बाइडेंटेट लिगेंड्स की। ओ सिडजी कभी दोबारा आओ, ऑक्सीडेटो सल्फेट इथाइलिन डायमाइन डीएमजी ग्लाइसिनेटो कभी मींस कार्बोनेटो एंड डाइपाइरिडिन एसिटाइल एसीटोनेटो। फिर हमने पढ़ा एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। एम्बीडेंटेट लिगेंड्स जनरली मोनोडेंटेट लिगेंड्स होते हैं, पर बाइडेंटेट लिगेंड्स भी हमारे एम्बीडेंटेट लिगेंड्स हो सकते हैं। एम्बीडेंटेट लिगेंड्स क्या हो सकते हैं, जो दो तरह से अटैक कर सकते हैं, पर एक समय पर सिर्फ एक ही तरफ से अटैक हो सकता है। ध्रुव पूरी कोशिश की जाएगी। एम स्ट्रैटेजी पूछे क्या डाउट है आपका। हाँ जी हफ्शा बिल्कुल मैं भी आपको पढ़ा रही हूँ। एंड उसके बाद फिर हमने पढ़ा चिलेटिंग लिगेंड्स के बारे में। चिलेटिंग लिगेंड्स के बारे बाद फिर हमने पढ़ा फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स के बारे में। फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स के बाद हमने पढ़े 2 इंपॉर्टेंट नोट्स, जिसमें मैं आपको चिलेट एंड यूनिडेंटेट लिगेंड्स के बारे में पढ़ा रही हूँ, जिसमें हमने चिलेट लिगेंड्स की डेफिनेशन पढ़ी है एंड देन चिलेटिंग लिगेंड्स एंड एम्बीडेंटेट लिगेंड्स के बारे में पढ़ाई करी है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर भी हमने डिस्कस कर लिया है, कोऑर्डिनेशन स्फेयर भी हमने डिस्कस कर लिया, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन भी। अब बात आती है ऑक्सीडेशन नंबर की, वो हम निकालना सीख लेंगे। एंटिटी कुछ नहीं होती, जो पूरा का पूरा चीज होती है ना उसको हम एंटिटी कहते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी उसको कहते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फेयर भी, कटायन भी, अनायन भी, इन सारी चीजों को मिलाकर हम लोग कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन कुछ नहीं होता है बेटा, ये किस तरीके से ये अरेंजमेंट वगैरह होती है। रुको एनसीईआरटी खोल लो, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन जिनको समझ में नहीं आया है एक बार एनसीईआरटी खोलो। एनसीईआरटी में डेफिनेशन है, बहुत ही प्यारी सी सीधी सी डेफिनेशन है, वहां से समझ में आ जाएगा। रुको मुझे एक बार आप लोगों के लिए एनसीईआरटी लगाने दो। एनसीईआरटी खोल लो। एनसीईआरटी की वैसे भी अब जरूरत पड़ेगी क्योंकि हम लोग नॉमेनक्लेचर पढ़ने जा रहे हैं। सो नॉमेनक्लेचर में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू डू ऑल दी एनसीईआरटी क्वेश्चंस। सो प्लीज ऑल ऑफ यू ओपन योर एनसीईआरटीज एंड एनसीईआरटी में कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन करके आपका एक टॉपिक है, वो भी खोल लीजिएगा। मैं भी खोल रही हूँ उसको अपनी यहाँ पर। हरी अप ऑल ऑफ यू। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन क्या होता है अभी हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। जल्दी से देखिए पीछे क्या लिखा है, द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड एटम्स विच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम। कि भाई जो लिगेंड है वो किस तरीके से सेंट्रल एटम के साथ अरेंज्ड है, वो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन है। कि भाई 6 कोनों में है तो वो ऑक्टाहेड्रल है, ऐसे है टेट्राहेड्रल है, ये सारी चीजें हमारी कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन में आती है। ठीक है बेसिकली यही है। बताइए अब, और ऑर्गेनिक करवाएंगे बेटा, जल्द ही कराएंगे सुमन, आई होप क्लियर हो गया। एंटिटी सॉल्युबल होती है, एंटिटी सॉल्युबल होती है मतलब एंटिटी के ही तो कुछ पार्ट्स सॉल्युबल होते हैं, जैसे एंटिटी का ही तो जो अनाइन वाला पार्ट है बेटा वो सॉल्युबल है। कोऑर्डिनेशन स्फेयर सॉल्युबल नहीं होता, कोऑर्डिनेशन एंटिटी सॉल्युबल होती है। यार ये देखो ना कोऑर्डिनेशन स्फेयर यहाँ लिखा हुआ है, द सेंट्रल एटम एंड द लिगेंड्स। तो जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, क्या क्या है उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, सेंट्रल एटम है और लिगेंड है, उन्हीं दो चीजों को मिलाकर हम कोऑर्डिनेशन स्फेयर कहते हैं। ठीक है जो कोऑर्डिनेशन स्फेयर है वो आयोनाइजेबल नहीं है, देखो यहाँ पे लिखा भी है द आयोनाइजेबल ग्रुप्स आर रिटन आउटसाइड द ब्रैकेट। आ गया समझ में। चलिए प्राइमरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर है। गौरव बेटा प्राइमरी वैलेंसी इज
ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, चलिए। नहीं सुमन यादव, थैंक यू, बस आपने बिल्कुल हमारी पढ़ाई को इस लायक समझा, आई एम मोर देन थैंकफुल। ठीक है, चलिए और बताइए, आगे बढ़े। क्लियर हो गया है सभी को ये? IUPAC ऐसे समझा दीजिए, नहीं रॉन्ग होता मुझसे। हाँ जी, करा देंगे, करा देंगे, करा देंगे। ओके, सो या लेट अस स्टडी। अब हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। कुछ सर्टेन रूल्स एंड उसके वो है टर्म्स है जो हमें याद रहने चाहिए। प्लीज यार, किसी भी प्रकार की लड़ाई या बदतमीजी नहीं एक्सपेक्ट करूंगी मैं आप सभी लोगों से। अच्छे तरीके से पढ़ने आए हैं, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके दिखाएंगे सारे के सारे बच्चे। सुमन प्लीज स्पैम मत कीजिए। होमोलेप्टिक हेट्रोलेप्टिक समझा दूंगी सुमन, फिंगर ऑन योर लिप्स, सब समझा दूंगी मैं, फिंगर ऑन योर लिप्स। ऑक्सीडेशन नंबर बताइएगा मुझे NiCO4 का, मैं फटाफट से जल का ग्रहण कर लेती हूँ। क्यों होता है ऑक्सीडेशन नंबर प्राइमरी? गौरव, इतना डिटेल में, इतना डेप्थ में नहीं समझा सकती अभी मैं, फटाफट से। अच्छा, अच्छा, ठीक है, और कुछ? अच्छा यार, तुम लोगों को न्यूट्रल लीगेंस समझाना पड़ेगा। जिन जिन बच्चों ने हमसे पहले क्लास लिया है उनको पता है कि इसका करेक्ट आंसर 0 होगा, क्योंकि CO यानी कि कार्बोनिल हमारा एक न्यूट्रल लीगेंड होता है, और न्यूट्रल लीगेंड होने की वजह से इसमें क्या होता है, रुको, न्यूट्रल लीगेंड होने की वजह से इसका कंट्रीब्यूशन 0 होगा, तो इसीलिए Ni इज गोइंग टू बी 0। न्यूट्रल लीगेंड्स लिखवाया नहीं क्या हमने तुमको? चलो, होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक पूछ रहे थे, आ ही गया ना होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं? जिनमें लिगेंड सेम तरीके के होते हैं, जैसे मान के चलो KFeCN6। अब इसमें जो लीगेंड, सॉरी, इसमें जो लीगेंड है वो CN है, और 6 के 6 CN ही है, तो ये मेरा एक होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हो गया। यहीं पर ही अगर मैं इस तरीके से कुछ भी रैंडमली लिख देती, CN5Cl, अब इसमें 5 तो CN है, एक मेरा क्लोराइड हो गया, तो सारे लीगेंड सेम नहीं है ना, दो अलग तरीके के लीगेंड्स है, तो ये मेरा हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हो गया। होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक सबको क्लियर हो गया है? अब्दुल, क्या एक्सप्लेन करना है मुझे क्लियर कर दीजिए। हाँ जी जतिन, मैं न्यूट्रल लीगेंड बताती हूँ। होमोलेप्टिक हेट्रोलेप्टिक क्लियर हो गया। होमोलेप्टिक मतलब जिसमें सेम तरीके के लीगेंड हो, हेट्रोलेप्टिक जिसमें डिफरेंट तरीके के लीगेंड होते हैं। बताइएगा अब्दुल, मुझे बताइए व्हाट आई हैव टू एक्सप्लेन यू अगेन। मैं इतने यहाँ पर न्यूट्रल लीगेंड्स लिखती हूँ। बेटा न्यूट्रल लीगेंड्स की लिस्ट लिखनी शुरू कर दीजिए, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर निकालते समय बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी। ठीक है, बिल्कुल टफ नहीं लगेगा। दिव्या भारती, क्या डाउट है बेटा आपका? बिल्कुल टफ नहीं लगेगा ये चैप्टर। अभी तक कुछ पार्ट टफ लगा? अगर अभी तक कुछ भी टफ नहीं लगा तो आगे भी कुछ भी टफ नहीं लगेगा आपको। कुछ है ही नहीं इसमें, बोर्ड के लेवल का तो कुछ भी टफ नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए। सो सबसे पहले लिखिएगा बेटा वाटर। वाटर आपका न्यूट्रल लीगेंड होता है, इसको हम लोग एक्वा कहते हैं। जब भी नाम आएगा इसका हमेशा एक्वा आएगा, ऊपर टॉपिक डाल दीजिएगा न्यूट्रल लीगेंड। न्यूट्रल लीगेंड। कितनी जल्दी 1 घंटा निकल गया, पता ही नहीं चला ना यार। सही, ऐसी क्लासेस फन होती है। ठीक है, चलिए। हाँ जी, न्यूट्रल लेजेंड नहीं बेटा, लेजेंड तो स्वाति राठी है लेजेंड का नाम कहाँ से बताऊं? लीगेंड होता है। NH3 होता है अमीन। या तुम्हें पता है एक बहुत फनी चीज बताती हूँ। जब ना मैं शुरू शुरू में आप लोगों को ये चैप्टर घर पे पढ़ा रही थी ना, मैं मेरी कभी कभी क्लासेस घर से होती है, तो जब मैं घर से पढ़ा रही थी तो मैं ऐसे बोले जाती कि इस लीगेंड में ये होगा कि नहीं होगा, उस लीगेंड में होगा या नहीं होगा। मेरी मम्मी लिटरली दरवाजे के कान लगा के सुन रही थी कि मैं क्या बोल रही हूँ, मैं गाली तो नहीं दे रही हूँ किसी को। ठीक है, चलिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू मेरा बेटा, थैंक यू सो मच। तो ये हमारा अमीन होता है, कैपिटल C एंड कैपिटल O, ये हमारा कार्बोनिल होता है। दिस इज आर कार्बोनिल। उसके बाद फिर हम बात करते हैं कैपिटल N कैपिटल O, ये होता है हमारा नाइट्रोसिल। फटाफट से लिखिएगा प्लीज, अभी मैं आप लोगों के कमेंट्स नहीं देख पाऊंगी। देखो यार, ये बहुत ही कॉमन सेंस है, जब मैं तुम्हें कुछ लिखवा रही होंगी मैं कमेंट सेक्शन नहीं देखती रहूंगी, ठीक है, क्योंकि फिर उससे मेरे को डिस्ट्रैक्शन होगा, मैं लिखवा नहीं पाऊंगी।
PH3, दिस इज गोइंग टू बी फॉस्फीन। PH3 माइनस नहीं, दिस इज जस्ट नॉर्मल PH3। ठीक है, बस इतने ही लिख लो अभी के लिए। ये हमारे न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं। ठीक है। चलो, कुछ IUPAC नॉमेनक्लेचर शुरू कर रही हूं मैं, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिख लीजिएगा। जो अनाइनिक लिगेंड्स होते हैं आपके, अनाइनिक लिगेंड्स होते हैं, उनका नाम O से एंड होता है। ठीक है, अनाइनिक लिगेंड्स का नाम एंड्स विद O। अरे यार, हाँ यार, मैं बोलना भूल जाती हूँ। प्लीज एवरीबडी लाइक द सेशन यार, मैं हर बार ही बोलना भूल जाती हूँ, इसलिए मेरी सेशन पे ना लाइक्स कम होते हैं। क्या ही करूं, मैं लोगों की जिंदगियां बदलती रहती हूँ या तुम लोग लाइक्स नहीं डालते हो। एंड्स विद O, जैसे X माइनस है, लिखना है इसको, एग्जाम्पल नहीं है ये। X माइनस है, उसको मैं हेलाइड नहीं बोलूंगी, हेलाइडो बोलूंगी। OH माइनस है, उसको मैं हाइड्रोक्साइड नहीं बोलूंगी, हाइड्रोक्साइडो बोलूंगी। लिख लीजिएगा इनको भी प्लीज, हाइड्रोक्साइडो बोलूंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी अब्दुल, बिल्कुल मैं एक्सप्लेन कर दूंगी ऑल दी रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर, डू नॉट वरी, बिल्कुल चिंता नहीं कीजिएगा। हाइड्रोक्साइडो लिखूंगी इसको मैं। ठीक है, उसी तरीके से NH2 है, उसको मैं अमाइडो लिखूंगी। इन चीजों का ध्यान रखिएगा प्लीज। आगे आगे लिखवाती जाऊंगी, चिल करो तुम। ठीक है, आगे आगे लिखवाती जाऊंगी, चिल रहने का है। अभी लिस्ट बनवाने का कोई पॉइंट है नहीं, रटना तो है नहीं तुम लोगों ने। अच्छा हाँ यार, अब एग्जाम्पल्स लगा देते हैं। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स करने हैं पहले, या जो मैं करवा रही हूँ वो करने हैं? चलो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स करते हैं पहले। एवरीबडी अपनी अपनी एनसीईआरटी खोल लो, एनसीईआरटी छापनी शुरू करते हैं। नॉमेनक्लेचर एनसीईआरटी से सीखेंगे। एवरीबडी प्लीज ओपन योर एनसीईआरटीज। हड़ी अप हड़ी अप हड़ी अप हड़ी अप हड़ी अप हड़ी अप। कर तो दिया मैम, लाइक यूट्यूब वाले एक ही बार करने, वही ना यार, काश ऐसा होता 10-10 बार ही कर सकते थे। मैं रूल्स समझाऊंगी, पर एक बार फटाफट से क्वेश्चंस खोलते हैं हम। ठीक है, खोल लिए सबने? आप लोग एनसीईआरटी खोले रखिएगा, मैं एनसीईआरटी एंड पीपीटी दोनों के बीच शफल करती रहूंगी, जब तक आपको बोला ना जाए कुछ लिखने के लिए एनसीईआरटी से नजर नहीं हटानी है। ठीक है, मतलब एनसीईआरटी और सिर्फ स्क्रीन की तरफ देखना है, कुछ भी लिखना शुरू नहीं करना है। ये वाला पहला क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम देखेंगे कि भाई इस स्ट्रक्चर का नाम किस तरीके से ट्राई अमाइन ट्राई एक्वा क्रोमियम रखा गया। ठीक है, आपने देखा होगा ना, बहुत सारे नाम होते हैं, जहां पर मतलब आइडो लग जाता है, कहीं पे आइडो नहीं लगता है, कहीं पर ओ लग जाता है, कहीं पर ओ नहीं लगता है। आज हर एक चीज को हम लोग डीबंक करेंगे, हर एक चीज को समझेंगे कि किस तरीके से ये नाम रखे गए थे। आप लोगों का मुझे 100% अटेंशन चाहिए होगा इस चीज को समझाने में। प्लीज बेटा, मैं वापस कह रही हूं, बहुत अच्छे से समझाऊंगी, बट विद 100% अटेंशन। डन है? तनीषा, बिल्कुल नेमिंग करनी सिखा रही हूं मैं आपको, बिल्कुल नेमिंग करनी सिखा रही हूँ। चलिए, सबसे पहला रूल क्या होता है कि आपको सबसे पहले कटायन को नेम करना होता है। कुछ भी नहीं लिखना है आप लोगों को, मैं वापस से रिपीट कर रही हूं कि आपको सबसे पहले किस कहीं पर भी कटायन प्रेजेंट होता है, सबसे पहले कटायन का नाम लिखना होता है। अब एनसीईआरटी में जो आपका स्ट्रक्चर गिवन है, देखो क्या उसमें कटायन गिवन है आपको? कटायन वो होता है जो शुरू में प्रेजेंट रहता है। क्या वहां पर कटायन प्रेजेंट है? यस और नो। मैं कुछ भी लिखवाऊं, नहीं लिखना है जब तक यूं ना बोलूं कि टेपो। क्या वहां पर कोई कटायन प्रेजेंट है? यस और नो। जो एनसीईआरटी का सबसे पहला एग्जाम्पल है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूं, मुझे वापस से खुद ही लगा के आपको दिखाना पड़ेगा। बेटा जी, मैं बात कर रही हूं इसके बारे में। क्या इस वाले कंपाउंड में कहीं पर कटायन प्रेजेंट है? साक्षी बेटा, पहले एक बार ये कर ले, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। क्या मुझे यहाँ पर इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कुछ लिखा दिख रहा है? नहीं लिखा दिख रहा है ना, मतलब इसमें कटायन प्रेजेंट नहीं है। जिसमें कटायन प्रेजेंट नहीं है उसमें कटायन का नाम नहीं लिखना है, कहीं जबरदस्ती कुछ भी लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पर कटायन का नाम नहीं प्रेजेंट है, कटायन मैंने नहीं लिखा, इतना समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 9.3 का बी देखिएगा।
एग्जाम्पल 9.3 का बी देखिएगा, इसमें कटायन प्रेजेंट है या नहीं है, सामने की तरफ कटायन प्रेजेंट है या नहीं है, प्रेजेंट है ना कटायन, यहां पर ये पोटेशियम कटायन प्रेजेंट है, तो इसके नाम में भी देखिए सबसे पहले कटायन का नाम लिखा गया है। बस ये मैं आपको बता रही हूँ कि भाई अगर किसी भी कंपाउंड में कटायन है तो कटायन का नाम सबसे पहले लिखा जाएगा। ये पहला रूल सबके क्लियर हो गया है, ठीक है। अब ऊपर वाला एग्जाम्पल भी देखो, जैसे यहां पर देखो बी वाले में पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्साइडो जिंकेट, टेट्रा हाइड्रोक्सो आइडो जिंकेट से मेरे को फर्क नहीं पड़ता, इस नाम में पहले पोटेशियम है तो उसका क्या मतलब है कि ये पोटेशियम कटायन की बात हो रही है, के की बात हो रही है, कि बाहर के तो आएगा ही आएगा, अंदर नहीं आएगा, बाहर आएगा। इतनी चीज आई होप सबके अब तक क्लियर हो गई होगी, है ना। कहाँ गया यार, अभी तो खोला था, कहाँ गए यार, हाँ ये रहे एग्जाम्पल्स। चलिए बहुत बढ़िया, इतनी चीज क्लियर है, मतलब आधा नॉमेनक्लेचर समझ में आपके आ गया है। अब जो ये रूल है उसको अपनी कॉपी में टेप लो, जो ये रूल है उसको अपनी कॉपी में टेप लो, और जो मैं लिखवा रही हूं वो भी साथ में लिख लो कि भाई अगर सपोज एग्जाम्पल है K4, अरे यार अभी पेन बंद हो जाएगा, वेट फॉर द प्रोग्राम टू रिस्पॉन्ड। हाँ जी नेमिंग बता रहे हैं हफ्शा, बिल्कुल नेमिंग बता रहे हैं बेटा, स्टेप वाइज बताई जाएगी ना, एकदम से जल्दी थोड़ी ना दौड़ सकती हूं मैं। K4, यार रुको यार, ये पीपीटी के पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, नए वाले लैपटॉप में कल मैंने ली थी क्लास पर उसमें ऑडियो की दिक्कत आ रही थी। FECN होल 6, तो इसको कैसे लिखो कि इसका नाम ऐसे नहीं होगा, देखो बहुत से बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर 4 पोटेशियम है ना तो उन्हें लगेगा कि इसके आगे ना टेट्रा लिख देते हैं, हमें ये भी तो बताना है कि कितना पोटेशियम है, नहीं ये नहीं करना है, पर फिर भी तुम लिखो ऐसे ताकि तुम्हें पता चले कि क्या नहीं करना है। टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखना है, सिर्फ पोटेशियम लिखना है, चाहे टेट्रा है, चाहे डाई है, चाहे ट्राई है, कुछ नहीं लिखना है, तुम्हें सिर्फ पोटेशियम लिखना है। इतनी चीज क्लियर हो गई सभी को। सबसे पहला पॉइंट मैं बोल रही हूं कि आपको किसी भी कंपाउंड में कटायन का नाम डालना है, और कटायन के नाम में नीचे चाहे 4 है, 2 है, 3 है, 5 है, उस चीज को आगे मेंशन नहीं करना है कि टेट्रा पोटेशियम है या पोटेशियम है, ठीक है। Now write ligands name in alphabetical order. अब फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं एक कंपाउंड लिख देती हूं, ठीक है, CrNH3H2O whole twice Cl and Br2। अब यहाँ पे जो ये NH3 है इस लिगेंड का नाम क्या होता है, अमाइन होता है इसका नाम, ठीक है। H2O का नाम क्या होता है, एक्वा होता है इसका नाम, और इसको हम क्लोराइडो कहते हैं, क्लोराइडो। अब इस चीज के ऊपर फोकस मत करना कि यहाँ पे हाइड्रोक्सो क्यों नहीं लिखा और यहाँ पे क्लोराइड क्यों नहीं लिखा, अभी उस चीज के ऊपर हम फोकस नहीं करेंगे। अब बेटा इनका नाम हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। अब दिक्कत ये हो गई मैम, ये भी ए से शुरू हो रहा है, ये भी ए से शुरू हो रहा है, तो देखो कि जो दूसरा वाला शब्द है वो किससे है, यहां पर एम है बेटा, यहां पर क्यू है, तो जो अमीन है वो पहले आएगा, फिर एक्वा आएगा, फिर क्लोराइडो आएगा, तो नाम क्या होगा इसका, जैसे अगर यहां पर 3 अमीन है तो ये हो जाएगा ट्राई अमीन, ट्राई अमीन, फिर आएगा ट्राई एक्वा क्लोराइडो एंड फर्दर नाम। इतनी चीज क्लियर है सभी को, इतनी चीज क्लियर है। वो जी नहीं है, वो क्रोमियम है, वो मेरी हैंड राइटिंग गंदी है बेटा, क्रोमियम है वो। चलिए डाई एक्वा, मतलब डाई एक्वा कर दो, डाई एक्वा। इतना क्लियर हो गया। सेकंड चीज, अब ये है सबसे इंपॉर्टेंट लाइनें जो अभी तक मतलब ये समझ लिया ना तुमने तो IUPAC क्लियर है, इसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे हम। अगर कॉम्प्लेक्स तुम्हारा कटाइनिक है, कटाइनिक कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब होता है कि उस कोऑर्डिनेशन स्फेयर के बाहर पॉजिटिव का चार्ज होना चाहिए। अगर कॉम्प्लेक्स आपका कटाइनिक है देन
सिंपल नेम ऑफ सेंट्रल मेटल इज रिटन। सिंपल नेम मतलब कोबाल्ट है, अगर सेंट्रल मेटल क्रोमियम है तो क्रोमियम ही लिखोगे, क्रोमेट नहीं हो जाएगा। कोबाल्ट है तो कोबाल्ट ही लिखोगे, कोबाल्टेट नहीं हो जाएगा अगर तुम्हारा जो कोऑर्डिनेशन स्फेयर है वो कटाइनिक है तो। एंड देन राइट दी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल इन रोमन नंबर। ठीक है मैम, ये सेकंड कैसे समझ नहीं आया? सेकंड वाला में सिर्फ ये लिखा है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है बेटा आपको, वो सेकंड वाला पॉइंट केवल आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर की चीज समझा रहे, क्लोराइडो ब्रोमाइडो वो सब नहीं समझा रहे, तो उस चीज के ऊपर आप फोकस मत कीजिएगा। चौथा पॉइंट क्या है कि अगर कॉम्प्लेक्स आपका अनाइनिक है तो जो सेंट्रल मेटल है उसके आखिर में 8 आ जाएगा, बस इतनी सी बात है। मैं बता रही हूं जतिन क्यों नहीं लिखा है, रुक जाओ यार, मेरे को समझाने दो, मेरे को समझाने दो कि क्यों नहीं लिखा है, उसको अमाइनो क्यों नहीं लिखा था। ठीक है, नेगेटिव लीगेंड्स को लिखते हैं अमाइनो, नेगेटिव लीगेंड्स को लिखते हैं अमाइनो हम। अमीन आपका किस प्रकार का लीगेंड है? अमीन आपका किस प्रकार का लीगेंड है जतिन? न्यूट्रल लीगेंड है ना, इसलिए नहीं लिखा उसको अमाइनो मैंने। आया समझ में? लास्ट में बता दीजिएगा प्लीज क्लास के आपकी कौन ठीक है गौरव, हाँ दिव्या यार, हाय दिव्या। तो न्यूट्रल है इसलिए नहीं लिखा मैंने। ठीक है, अगर कॉम्प्लेक्स आपका कटाइनिक है, जैसे कि सपोज मैंने यहां पर लिख दिया CuNH3 होल 4, अब बाहर है SO4। अगर आपके लीगेंड में, मतलब सॉरी लीगेंड कह रही, अगर आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बाहर की तरफ एक अनायन है, जाहिर सी बात है ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी आपकी पॉजिटिव होगी क्योंकि बैलेंस आउट करना है। अच्छा सुनो, बाहर सल्फेट प्रेजेंट है, सल्फेट के ऊपर चार्ज कितना है? सल्फेट प्रेजेंट है ना, सल्फेट प्रेजेंट है, सल्फेट के ऊपर चार्ज कितना होगा? जल्दी से बताओ, 9वीं क्लास का क्वेश्चन है ये। सल्फेट के ऊपर चार्ज कितना होगा, फटाफट से जवाब दीजिएगा। -2 का चार्ज होगा, यानी कि इस कोऑर्डिनेशन स्फेयर के ऊपर +2 का चार्ज होगा इसके -2 को बैलेंस आउट करने के लिए। तो ये चीजें कॉमन सेंस है, याद रखना, क्योंकि ये चार्ज जरूरी है कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए। ठीक है, तो चार्ज के ऊपर +2 हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन स्फेयर के ऊपर +2 का चार्ज हो जाएगा बैलेंस आउट करने के लिए। अब मुझे ये बताओ कि ये एक कटाइनिक स्फेयर है कि अनाइनिक स्फेयर है? ऑफ कोर्स बाहर प्लस का चार्ज है तो ये कटाइनिक है। इसकी नेमिंग किस तरीके से होगी गौरव, इसकी नेमिंग किस तरीके से होगी अब सीखते हैं हम। सबसे पहले तो जो आपका लीगेंड है, लीगेंड को लिखोगे। अगर बाहर कटायन प्रेजेंट है तो कटायन लिखना, कटायन नहीं प्रेजेंट है तो सीधा लीगेंड से ही शुरू करना है। कितना अमीन है? 4 अमीन है, तो यहां पर लिखो टेट्रा, TETRA अमीन। ठीक है, इतना पार्ट सबको समझ में आ गया कैसे हुआ? ठीक है, अब कटायन, बेटा यहां तो कटायन यही है ना, कटायन तो ये पूरा का पूरा लीगेंड ही हो गया आपका। लीगेंड नहीं होता, कोऑर्डिनेशन स्फेयर होता है। कटायन आपका ये वाला पार्ट हो गया, तो इस वाले पार्ट का नाम पहले लिखेंगे, इस वाले पार्ट का नाम कैसे पहले लिखेंगे? टेट्रा अमीन। ठीक है, उसके बाद फिर आप लिखोगे इस सेंट्रल मेटल का नाम। सिंस ये कटायन लीगेंड है तो इसका नाम मैं सीधा कॉपर ही लिख दूंगी, क्यूपरेट नहीं करूंगी, इसका सिंपल नाम लिखूंगी। इसका सिंपल नाम था कॉपर, तो मैं कॉपर ही लिखूंगी। वेरी गुड, कॉपर लिखा जाएगा। अब ब्रैकेट में लिख दूंगी मैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन न्यूमरल्स में, यानी कि ऐसे, और फिर बाहर आ जाएगा सीधा सा सल्फेट। जब पूरे के पूरे कटायन का नाम लिख दिया तो एंड में लिख दूंगी मैं सल्फेट। अब क्लियर हुआ, टेट्रा अमीन कॉपर। सानिया बस ब्रैकेट में आपने वो नहीं लिखा है, ब्रैकेट में आपने ऑक्सीडेशन नंबर नहीं लिखा। यस यस एग्जैक्टली हर्षिता, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सभी को? अब कॉम्प्लेक्स अगर आपका अनाइनिक हुआ है तो एंड में आपके 8 आ जाएगा। अब प्रैक्टिस के थ्रू मैं समझाती हूं तो बेटर तरीके से समझ में आएगा। रोमन यार, यार इसको 1 कहते हैं, इसको 2 कहते हैं,
इसको 3 कहते हैं, इसको 4 कहते हैं, इसको 5 कहते हैं, बस इसी को रोमन न्यूमरल्स कहते हैं हम। ठीक है, कंपोजिशनल नोमेनक्लेचर ये कब पढ़ा दिया मैंने? आओ खोलो एनसीईआरटी, खोलो सारे के सारे एनसीईआरटी खोल देसी, असी 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 एनसीईआरटी खोल देसी। देखो यार, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे बता दो, अगेन पढ़ा नहीं जा रहा है तो भी मुझे बता दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्लास एंड करने में, मैं बाद वाला टॉपिक बाद में पढ़ा दूंगी, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले वाले का देखिए, कटायन है, हाँ मैम यही तो पूरा का पूरा कटायन है, ये पूरा का पूरा कटायन है आपका, इस पूरी की पूरी चीज को हम कटायन बोल रहे हैं। तो कटायन में सबसे पहले NH3 इज अमीन, दिस इज एक्वा, तो ट्राई अमीन, ट्राई एक्वा, सीधा क्रोमियम लिखा, क्रोमेट नहीं लिखा, क्रोमियम लिखा, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी और क्लोराइड लिखा। फर्स्ट वाला किसी के समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे बता दीजिए। जसमीत बस 1 सेकंड रुक जाओ, करती हूँ बेटा क्लियर, आप थोड़ा लेट आए हो, मुझे बताइए। हर्षिता 1 सेकंड पहले जो मैं समझा रही हूँ वो देखो, जल्दी से बताइए किस किस को क्लियर हुआ है कि ट्राई अमीन ट्राई एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड क्यों आया? क्लियर हुआ है तो रेज हैंड कर लो, एक आधा तो रेज हैंड कर लो। सुभाष्मिता को क्लियर हुआ है। यार रूल क्या कहता है कि सबसे पहले तुम्हें कटायन को नाम देना है, तो जो ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला पूरा का पूरा पार्ट इस केस में कटायन है। अब कटायन का नाम पहले लिखना है, यानी कि इस पूरे के पूरे स्क्वायर ब्रैकेट का नाम पहले आना चाहिए। अब स्क्वायर ब्रैकेट में भी सबसे पहले लीगेंड का नाम आना चाहिए। अब एक लीगेंड है आपका अमीन, एक लीगेंड है आपका एक्वा, तो पहले अमीन आएगा फिर एक्वा आएगा। ट्राई क्यों है? क्योंकि 3, यहां पर भी 3 इसीलिए ट्राई। इसका नाम लिख दिया, इसका नाम लिख दिया। अब क्रोमियम का नाम लिखा, क्रोमियम के ब्रैकेट में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी, एंड ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने के बाद हमने क्लोराइड लिख दिया, ठीक है। चलिए उसके बाद अब हम नीचे वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड वाले में क्या हो रहा है, ये जो आपका पूरा का पूरा ये अंदर NH2 CH2 CH2 NH2 है, दिस इज योर EN, इथेन डाइअमाइन, ये आपका पूरा का पूरा EN है, ठीक है। तो अब सबसे पहले आप लिखेंगे, अब देखो इसमें ना ट्रिस लिखा आपने, ट्राई नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि जब भी कोई अगर ऐसा नाम है ना जिसके खुद के नाम में डाई ट्राई आ रहा है, आप उस नाम के सामने डाई ट्राई फिर से नहीं लिख सकते हो। देखो इथेन डाइअमाइन में डाई आ रहा है ना, तो मैं यहां पर ट्राई नहीं लिख सकती, मुझे ट्रिस लिखना पड़ेगा, ट्रिस। अगर इसके अंदर यहां पर डाई नहीं आता तो मैं यहां पर ट्राई लिख सकती थी, ठीक है। आया समझ में? हफ्शा क्लियर हुआ? आपको दिक्कत आ रही थी इसको समझने में, तो इसलिए मैंने यहां पर ट्रिस लिखा है क्योंकि अंदर डाई आ रहा है। तो ट्रिस इथेन 1,2 डाइअमाइन, फिर लिख दिया मैंने कोबाल्ट के बारे में, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट, और बाहर सल्फेट लिख दिया है, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, रहेगी क्लास रहेगी, ओके। चलिए अब ये नीचे वाला ये अभी छोड़ दो, फिलहाल के लिए ये वाला छोड़ दो, इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं हम। ये वाला मुझे बताइएगा, अब देखो इसका नाम पढ़ो और नाम पढ़ के फॉर्मूला गेस करो, प्लीज आंसर मत देखना, आंसर देखोगे तो कोई ईएन, ईएन लिख दो, ईएन लिख सकते हैं, ईएन लिख देना, यू कैन राइट ईएन लिख देना। अब देखो टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन सुनते ही दिमाग में क्या आ गया कि 4 NH3 है, एक्वा यानी कि एक वाटर है। अब देखो क्लोराइडो है, क्लोराइड नहीं लिखा है, क्लोराइडो लिखा है, यानी कि जो ये क्लोराइड है ये भी आपका एक लीगेंड ही है। अब कोबाल्ट लिखा है, कोबाल्टेट नहीं लिखा है, यानी कि कटाइनिक स्पेयर है ये पूरा का पूरा, और Cl हो जाएगा। कटाइनिक है, नहीं नहीं सुभाष्मिता देखो कटाइनिक है क्योंकि कोबाल्ट लिखा है, कोबाल्टेट नहीं लिखा है। अगर किसी भी सेंट्रल मेटल के बाद 8 आ जाए ना तब अनाइनिक स्फेयर होता, ठीक है। चलिए आया समझ में? तो देखो NH3 4, H2O और Cl भी एज अ लीगेंड प्रेजेंट है। मुझे कैसे पता कि ये Cl एज अ लीगेंड प्रेजेंट है? क्योंकि यहां पर क्लोराइडो लिखा था ना, यहां पर जो ये रुको
यहां पर जो ये क्लोराइडो लिखा है, इस क्लोराइडो का मतलब ही ये है कि ये एक लीगेंड की तरह मौजूद है। आया समझ में? मैं एक काम करती हूँ, 1 मिनट रुको यार, एक काम करो, इसको मैं वहीं पर ही करवाती हूँ तुम लोगों से। 1 सेकंड रुक जाओ, अपन वहीं पर ही सॉल्व करते हैं इसको, तभी बात बनेगी, तभी मुझे पता चलेगा वेदर यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग और नॉट। चलो, अरे मूव कर जाना बहन, आओ, वापस से आओ, माइक्रोसॉफ्ट पे आओ भाई। इस पे नहीं आना था, पावर पॉइंट पे आना था। आओ पावर पॉइंट पे, सारे के सारे। नेट खत्म हो गया है तो सॉरी मैम, मैं बाकी लेक्चर, हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ कि आईयूपीएससी समझा देती हूँ, सीएफटी वीबीटी ना सब इंतजार कर रहे थे, तो सीएफटी वीबीटी की फिर मेरे को अलग ही क्लास लगानी पड़ेगी। आज अपन लोग आईयूपीएससी समझते हैं, सीएफटी वीबीटी करेंगे। चलो, अब देखो नाम के शुरू में पोटेशियम है, यानी कि बाहर पोटेशियम होगा। मुझे नहीं पता कितना पोटेशियम है। गुड नाइट जो अभी जा रहे हैं क्लास के लिए, गुड नाइट। ठीक है, जो यहाँ पर मुझे नहीं पता कितना पोटेशियम है, बस मुझे इतना पता है पोटेशियम है। उसके बाद मैं लगा दूंगी स्क्वायर ब्रैकेट। अच्छा, अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या है? टेट्रा हाइड्रोक्सीडो जिंकेट 2। टेट्रा यानी कि 4 है। हाइड्रोक्सीडो का क्या मतलब है? व्हाट डज हाइड्रोक्सीडो मीन्स? कि ओ एच होगा, ओ एच होगा। कितना ओ एच होगा? 4 ओ एच होगा। जिंकेट यानी कि ये एक नेगेटिव उसकी बात हो रही है, नेगेटिव लिगेंड की बात हो रही है। हाँ, नेगेटिव पेयर की बात हो रही है, इसलिए Zn हुआ। अब देखो, जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, OH का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। तो इस फेयर के ऊपर चार्ज कितना होगा, गेस करके देखें। +2 -4 इज इक्वल टू कितना होगा? कितना होगा? हाँ हफ्शा, कल क्लास लगेगी इसी सेम टाइम पर लग जाएगी आपकी, 9 बजे लगेगी क्लास। ठीक है, कितना होगा? -2 चार्ज होगा, यानी कि बाहर -2 चार्ज प्रेजेंट है, यानी कि यहां पर K2 होगा। क्लियर है सभी को ये चीज? यस और नो में जवाब दे दीजिएगा प्लीज, ताकि मेरे को भरोसा हो जाए कि हाँ आपको क्लियर है, और यही आपके एनसीईआरटी में जवाब लिखा हुआ है। ठीक है, जब मैंने यहां की ऑक्सीडेशन स्टेट गेस कर ली, उसकी वजह से मैंने ये पता लगा लिया कि बाहर कितना पोटेशियम है। ठीक है, वेरी गुड, हाफशा को क्लियर हो गया है, सारे बच्चों को क्लियर हो गया है। और मेरा लैपटॉप फिर से काम करना बंद कर रहा है। इसको भी ये होता है कि मैडम जाके आराम कर लो ना, इसको ज्यादा चिंता होती है। चलिए, तीसरा वाला खुद से सॉल्व कीजिए, अपनी अपनी एनसीईआरटीज बंद कर लीजिएगा प्लीज, कॉपी नहीं करना है। टेप लोगे बेटा, आज टेप लोगे, वहां क्या करोगे? पर्ची लेके जाओगे? है, पर्चियां तो अब तो चलती हुई नहीं है। हाँ जी, कल पढ़ा दूंगी यार। सीएफटी वीबीटी बचेगा, वो कल लगा दूंगी, एक और 2 घंटे की क्लास उसमें करवा दूंगी। अब देखो, यहाँ पे भी पहले पोटेशियम लिखा है, यानी कि के तो होगा ही होगा। कितना के है मुझे नहीं पता, पर के है। ट्राई ऑक्सिलेटो, ऑक्सिलेटो मतलब OX प्रेजेंट होगा, ऑक्सिलेटो माने OX। कितना ऑक्सिलेटो है? 3 है, तो यहां पर 3 लिख दिया मैंने। एल्यूमिनेट यानी कि यहां पर एल्यूमिनियम होगा। अब वापस से हम लगा देते हैं, एल्यूमिनियम के ऊपर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है? +3। अब बेटा, जो आपका ऑक्सिलेटो होता है वो एक बाइडेंटेट लिगेंड है, -2 चार्जेस के ऊपर होता है, तो क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा टोटल, विच इज गोइंग टू बी -3, यानी कि इसके ऊपर होगा -3, यानी कि यहां पर होगा K3। यहां पर 3 क्यों होगा बेटा? क्योंकि इसके ऊपर का जो चार्ज है उसे इस चार्ज को बैलेंस आउट करना है। कल बेटा आप लोगों की क्लास होगी, यार मेरे को टाइम नहीं याद, कितने बजे लगाऊं? 9 बजे लगा दो तुम लोगों की क्लास? अच्छा नहीं यार, कल मेरी 9 बजे स्पेशल क्लास है, आज हो नहीं पाई। कल फिर 10 बजे ही लगाते, 10 बजे लगा दू क्लास, 10 बजे लगा दू हफ्शा कल क्लास, इफ एवरीबडी इज कंफर्टेबल। कल भी 10 बजे लगा ले तो यार सही होता है, मेरी ना कोई भी क्लास नहीं होती इस टाइम पे, और ना फिर 9th 10th वाले बच्चे ना परेशान नहीं करते हैं।
10 बजे लगा दूं? हाँ सुनो, एक काम कर लेते हैं, हम 10 बजे मिलते हैं कल भी सेम टाइम पे, क्योंकि फिर ना मुझे भागा दौड़ी नहीं करनी होगी, मैं आराम से शांत से तुमको पढ़ा सकती हूँ, कामली पढ़ा सकती हूँ। तो कल एक काम करते हैं, 10 बजे क्लास लगाते हैं। कल शाम की जो 10 बजे वाली क्लास होगी उसमें मैं आपको वीबीटी, सीएफटी, सीएफएसई, ईएएन, ये सारी चीजें पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो कल 10 बजे फिजिक्स लगाते हैं हम। कल 10 बजे फिजिक्स की क्लास है। ओहो, शाम को, रात को 10 बजे कल फिजिक्स की क्लास, आज तो नहीं लगी। चलो देख लेना यार, कोशिश मार लेना। ठीक है, कोशिश कर लेना अगर आ सको तो। 10:30 लगा ले, 11 बजे एक काम करती हूँ, मैं जागी रहती हूँ पूरी रात, रात जगा ही लेती हूँ, मैं यही कर लेती हूँ, और कुछ तो है ही नहीं जीवन में मेरे, सोऊं थोड़ी मैं कल कोशिश करती हूँ, अगर 10 बजे के अलावा मुझे कोई सूटेबल टाइम लगा, मोस्ट प्रोबेबली कल 10 बजे ही क्लास लगाऊंगी, क्योंकि मेजोरिटी बच्चों को 10 का ही पता है। ठीक है, चलो चलो पढ़ते हैं। डाइक्लोराइडो, अब देखो इसके सामने पोटेशियम पोटेशियम कुछ नहीं लिखा है, मतलब सीधा स्क्वायर ब्रैकेट से ही शुरुआत है। पोटेशियम पोटेशियम नहीं लिखा तो सीधी स्क्वायर ब्रैकेट से ही शुरुआत है। ठीक है, डाइक्लोराइडो बिस इथेन डाइअमाइन। अच्छा, डाइक्लोराइडो मतलब दो क्लोरीन होगा, बिस इथेन डाइअमाइन यानी कि ईएन होगा, और वो ईएन आपका दो होगा। ठीक है, कर देते हैं, क्या ही प्रॉब्लम है। तो एन दो बार ही लिख दिया, Cl2 लिख दिया, कोबाल्ट है तो CO लिख दिया, बस हो गया। किस किस का ये स्ट्रक्चर बना? हाँ बस सॉर्टेड है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कोई रो लोड ही नहीं, कोई भड़क ही नहीं किसी चीज की, सॉर्टेड। यू आर सो मच वेलकम इब्राहिम, यू आर मोस्ट वेलकम, एंड थैंक यू जो बच्चे भी जा रहे हैं, थैंक यू फॉर अटेंडिंग टुडेज लेक्चर यार। मतलब बड़ी हिम्मत लगती है, आई नो, इतनी देर इतनी लेट तक जागे रहने में, एंड आई होप जो भी मैंने पढ़ाया हो तुम लोगों को समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, बताओ फटाफट से। अब ये टेट्रा कार्बोनिल निकल करो, टेट्रा कार्बोनिल निकल, जल्दी से। टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल, कार्बोनिल होता है CO, टेट्रा माने चार, निकल माने निकल, NI। ठीक है, कर लिया तो मुझे बताओ, फिर उसके बाद मैं एनसीईआरटी के बचे हुए क्वेश्चन, अच्छा करने हैं कि नहीं करने एनसीईआरटी के क्वेश्चन, वो भी बता दो। ना नहीं बोल देना, पिटाई कर देनी है। एनसीईआरटी के बचे हुए क्वेश्चंस, जो बैक एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है, बच्चे कहते हैं ना कि मैम आप एनसीईआरटी नहीं कराते, अब कराएंगे एनसीईआरटी, करो बैठ के दबा के एनसीईआरटी करो बैठ के, बहुत कहते थे ना एनसीईआरटी नहीं कराती मैडम हमारी। चलो बेटा, एक सेकंड मैं लगा दूं एनसीईआरटी का। अच्छा 10 क्वेश्चंस करेंगे, बस 10 क्वेश्चंस करेंगे, बस 10 क्वेश्चंस करेंगे, ज्यादा नहीं करवाऊंगी, ओनली 10 क्वेश्चंस। आपकी एनसीईआरटी के जो 9.6 एक्सरसाइज है उसके 10 क्वेश्चंस करेंगे, वो 10 क्वेश्चंस कर लिया आप लोगों ने, मैं समझ लूंगी कि आपको सारा सब कुछ आता है, और मुझे आपको पढ़ाने की और जरूरत नहीं, मतलब ये टॉपिक कराने की और जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो आप लोग एनसीईआरटी मत खोलो, आप लोग टेप रहे हो एनसीईआरटी में से, इसलिए मैं ही ले आती हूँ कॉपी पेस्ट करके। स्निप कर लिया है मैंने, स्निप करके ले आई हूं मैं। करो अगला वाला क्वेश्चन करते हैं, करिए इस चीज को। टेट्रा हाइड्रोक्सीडो जिंकेट 2, टेट्रा हाइड्रोक्सीडो, मैंने बोला था हाइड्रोक्सो लिखा है या हाइड्रोक्सीडो लिखा है, मतलब इसका एक ही है। ठीक है, करिए इस चीज को। सुमन बेटा प्लीज स्पैम मत कीजिए, देखो अच्छे बच्चे हो ना, जहां के कहीं के भी हो, अच्छे बच्चे हो ना, स्पैम मत करो जल्दी से। टेट्रा हाइड्रोक्सीडो, हाइड्रोक्सीडो माने OH, टेट्रा माने चार, इतना सभी को समझ में आ गया? हो गया ये वाला सबका, करो फिर भी। जिंकेट माने Zn, यही बन रहा है सभी का, या किसी का कुछ और बन रहा है भाई? टेट्रा हाइड्रोक्सीडो जिंकेट, चलिए बताइए फटाफट से, सभी का ये बन रहा है या किसी का कुछ डिफरेंट बन रहा है? बेटा बाहर कैसे आ रहा है आपका H2O4, बाहर Zn बाहर कैसे आ रहा है? बस बस प्रिंसी, बस शांत शांत। अगला क्वेश्चन करते हैं। पोटेशियम टेट्रा क्लोराइडो
पैलेडेट। अब देखो 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 देखो, इसके एंड में एट है, ये होना चाहिए था पैलेडियम, पर इसके एंड में एट है, मतलब ये एक अनाइनिक कॉम्प्लेक्स का पार्ट है। ठीक है, चलिए। सो पोटेशियम लिखो के, ब्रैकेट लगा दो। पैलेडेट यानी कि पैलेडियम तो आएगा ही आएगा, टेट्रा क्लोराइडो यानी कि Cl है आपका 4। अब निकालो, पैलेडियम कितना है 2 ना, ये है बेटा आपका +2, ये है -4 इज इक्वल टू -2, यहां पर होगा -2 तो यहां पर आ जाएगा K2। सबको ये आ गया समझ में कि कैसे होगा K2PdCl4? सबको आ गया है ये समझ में? आ गया है तो मुझे बता दीजिए, मैं आगे चलती हूँ, नहीं आया है तो फिर मैं मतलब एक्सप्लेन कर दूंगी। पोटेशियम टेट्रा क्लोराइडो पैलेडेट। हाय प्रिंस, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। डाई अमाइन डाई क्लोराइडो प्लैटिनम। डाई अमाइन है, डाई क्लोराइडो है, ठीक है। डाई अमाइन माने कि NH3 दो बारी है आपका, डाई क्लोराइडो है मतलब Cl आपका दो बारी है, प्लैटिनम है यानी कि यहां पर Pt है। बस, इजी बन रही है ना बात, आ रहा है ना मजा करने में, है ना? कितने इजी इजी से क्वेश्चंस है हमारे। अच्छा चलो डी वाला देखते हैं। पोटेशियम टेट्रा साइनाइडो निकलेट। पोटेशियम है तो के होगा, टेट्रा साइनाइडो यानी कि CN होगा, ठीक है। उसके बाद फिर निकलेट है तो निकल होगा, टेट्रा है तो 4 होगा और ब्रैकेट बंद कर दो, ठीक है। कोई नहीं सतीश, आप पढ़ लो, आप पढ़ लो बेटा, वो ऐसे ही डिस्ट्रैक्ट करेगा। मैम ये नॉर्म्स लिखने में भी अल्फाबेटिकल करना है? नहीं, ये लिखने में अल्फाबेटिकल की कोई जरूरत नहीं है, इसमें मतलब लिख दो, वैसे कर दो, अल्फाबेटिकली कर दो बेटर होगा, अल्फाबेटिकली कर दो बेटर होगा। सुमन यार प्लीज कॉन्स्टेंटली स्पैम करना बंद कर भाई, बहुत हो रहा है, मत करो ये सब। अब जो निकल है उसकी क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 गिवन है, साइनाइड की -4 है यानी कि यहाँ की -2 हो जाएगी, इसकी 2 हो जाएगी। सबको क्लियर है ये? हाँ जी, अल्फाबेटिकली जाइएगा, जैसे जो अमीन है उसको पहले लिखा है मैंने और क्लोराइडो को बाद में लिखा है, तो ए वाला पहले आएगा एंड सी वाला बाद में आएगा। क्लियर है? आगे चलू मैं क्या? अब्दुल को समझ में आ गया है सब कुछ? चलिए अब आप लोगों को क्लियर है, तो जो ये बाकी बचे हुए क्वेश्चन है ये आपको खुद से करने हैं। ही ही, यही तो खेल था हमारा। जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं आप खुद से उनको ट्राई कीजिए, कहीं पर भी बीच में फंस रहे हैं तो कल हम लोगों की क्लास है 10 बजे। 10 बजे ही क्लास लगा रही हूँ यार मैं, बिकॉज उससे पहले बैक टू बैक बहुत सारी क्लासेस है मेरी, आप लोगों की भी एक और एक्स्ट्रा क्लास है मेरे साथ। तो वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक टुमारो, जहाँ पे मैं आपको CFT VBT EAN सारी की सारी चीजें कराऊंगी। आई होप आज की क्लास आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी, जो भी पढ़ा है सब समझ में आया होगा, कोऑर्डिनेशन एंड इट्स कंपाउंड का जो डर है आप लोगों के मनों से बाहर निकला होगा। एंड प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मेरी अनअकैडमी की ऐप का लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करके मुझे फॉलो कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर लेना, वहां पर सारी PPT और क्लास के लिंक डल जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो गुड नाइट ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू फॉर कमिंग टू माय क्लास एंड चिंता मत करना। आज देखो कितना सारा 1.5 घंटे में आपका टॉपिक क्लियर हो गया। अब आपको एग्जाम से पहले कभी भी नहीं उठाना है, बस रिविजन करनी है, क्योंकि हमने कितने अच्छे से पढ़ाई कर ली है। सो हैव फेथ अपने ऊपर, हैव कॉन्फिडेंस अपने ऊपर, वी आर गोइंग टू अचीव एवरीथिंग वी वर्क हार्ड फॉर एंड आई एम हेयर फॉर यू पीपल। साथ में मेहनत करेंगे, ठीक है। अब आप लोग भी जागे हो, आपके साथ मैम भी तो जागी है ना, ओके। चलिए, तो मिलते हैं आप लोगों से कल आपकी क्लासेस में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, बाय बाय। हाँ जी बिल्कुल, अरे अपन 98+ लेकर आएंगे, घबराना नहीं है, ठीक है। बाय बाय।